हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई सीरीज़ के अंदर में, जहां पे हम लोग वीकली न्यूज़ एनालिसिस भी अब से कवर करने वाले हैं। तो आज 3 अगस्त है और संडे है। संडे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं हमारे अखबार में। जो भी अगर इंपॉर्टेंट होंगे भी, मैं वैसे देख चुका हूँ, हैं 2-4 रेलिवेंट टॉपिक्स। वो रेलिवेंट टॉपिक्स मैं कल के न्यूज़ एनालिसिस में कवर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी डिमांड पिछले कुछ समय पर आई है ना, मंथली कंपाइलेशंस, वीकली कंपाइलेशंस, और हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है, कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो उसका यहाँ पर एक अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि हम लोग वीकली रिवीजन भी करने वाले हैं और मंथली रिवीजन भी करने वाले हैं। देखो, वीकली रिवीजन मतलब आज संडे में हम क्या करेंगे, हमारा जो पिछला सप्ताह रहा है, यानी 28 ऑफ जुलाई से लेकर 3 ऑफ अगस्त, यानी पिछले मंडे से लेकर अभी आज संडे तक, जितनी भी खबरें हैं, चाहे जितने भी अलग अलग सोर्सेस में क्या होना हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्राइमरी सोर्स द हिंदू ही है। तो बेसिकली पहली प्रायोरिटी द हिंदू है, सेकंड प्रायोरिटी इंडियन एक्सप्रेस है, और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है पूरा सीक्वेंस, जिसमें हम लोग अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज को कवर करेंगे और पिछले पूरे सप्ताह का डेटा एक ही लेक्चर में। बिल्कुल, इसको आप वीकली मैगजीन कह सकते हैं, एक मैगजीन प्रकार का है। ये सब कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत तेज़ी से मैं पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी लोग लास्ट सप्ताह मेरे साथ में पढ़ चुके हैं, बेसिकली उनका रिविजन होने वाला है। तो रिवीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब क्या होगा, ये वीकली कंपाइलेशन अगर मैं रेडी करता चलूँगा ना हर वीक, तो मैं लास्ट में मंथली कंपाइलेशन आपको बहुत जल्दी दे पाऊँगा। तो अगस्त का मंथली कंपाइलेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी जो हमारा जून का महीना है, जुलाई का महीना है, उसका कंपाइलेशन भी आपको देना है। उसके लिए मैं प्रॉमिस आपको कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स करते हैं, उनको पता है मैंने वादा किया है वो मंथली कंपाइलेशंस प्रोवाइड करवाने का, फिर भी तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। एग्ज़ाम आपका अगले साल है ना, ठीक है, 1 साल के करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं, तो आपको तैयार करके भेजा जाएगा। जो जून का महीना और जुलाई के महीने का कंपाइलेशन है, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये फ़ोकस कीजिए दोस्तों। और कल का जो हमारा सेशन रहने वाला है, कल भी हम लोग क्या करेंगे, देखो अपने सोर्सेज़ के अंदर में हम द हिंदू को प्राइमरी सोर्स रखते हैं, आपको पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर को हम लोग डिटेल से कवर करते हैं। उसके अलावा कुछ और सोर्सेज़ पर भी ध्यान दिया गया है। कल थोड़ा-सा कंपाइल करके वीडियो तैयार करेंगे, उसको भी, कल वाले लेक्चर को भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है? चलो फिर शुरुआत करते हैं। अब अपने हेडफ़ोन्स, ईयरफ़ोन्स जो भी है लगाकर बैठो आराम से, ठीक है? या फिर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, वीडियो सामने चलाइए और रिविज़न करना शुरू कीजिए। जितने लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसमें भी रिविज़न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन-कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए और क्या-क्या चीज़ें हैं, ताकि आपके दिमाग में वो सब चीज़ें थोड़ा-थोड़ा, कह सकते हैं कि याद आने लगें, या थोड़ा-सा ये सारे टॉपिक हैबिचुअल लगने लगें, जिससे लास्ट में जब एक बार और रिवीजन हो जाएगा ना, मंथली रिवीजन, तो ये टॉपिक आपके पक्के हो जाएँगे। समझ गए? चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप कोई बिना टाइम वेस्ट करे, बाकी अपने सजेशंस ज़रूर से शेयर करना रिगार्डिंग दिस वीकली कंपाइलेशन, की हर सप्ताह ये कंपाइलेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? पहला आर्टिकल हम लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट ड्रोन के बारे में, और ये जो खबर पब्लिश हुई थी, ये सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स के अंदर में, यानी ऑल इंडिया रेडियो के अंदर में, साथ ही साथ में जो हमारा पीआईबी होता है, वहाँ पर भी पब्लिश हुआ था। मैंने बताया ना, थर्ड प्राइमरी सोर्स हमारा पीआईबी है। थर्ड प्राइमरी सोर्स हमारा पीआईबी है, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी इंडियन एक्सप्रेस, एंड जो मेन सोर्स है हमारा, वो यहाँ पर द हिंदू है। अब देखो, डीआरडीओ ने एक्चुअली में क्या किया था, एक ड्रोन को फायर किया था, ड्रोन टेस्ट किया था। एक ऐसा ड्रोन जो मिसाइल को दाग सके। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये ड्रोन है, इसने मिसाइल को दागा और ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, जिस वजह से ये चर्चाओं में था। नाम बस खाली आप इसको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है ULPGM-V3 करके यहाँ पर इसका नाम दिया गया है। इस वाले ड्रोन में कुछ वेरिएंट्स भी आते हैं। सर, ULPGM का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, यानी ड्रोन से लॉन्च होने वाला मिसाइल। तो ये मिसाइल यहाँ पर डीआरडीओ ने बनाया, सिंपल सी बात है। इस मिसाइल के 3 वेरिएंट्स आते हैं, V1, V2 और V3 करके। जो रिसेंटली टेस्टिंग की गई है दोस्तों, यहाँ पर वो V3 वाले वेरिएंट की गई है। और आपको पता है, V1 से बेहतर V2, V2 से बेहतर V3, जिनमें रेंज भी बढ़ जाती है और ऑब्वियसली सटीक तरीके से अपने टारगेट को भी हिट कर सकता है। बस खाली याद रखना ये किस प्रकार की मिसाइल है, ड्रोन से लॉन्च होने वाली यहाँ पर ये मिसाइल है, ठीक है। इसका जो रेंज है वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है, यानी ज़्यादा दूर के लिए नहीं है। पास वाले टारगेट को हिट करना है तो आराम से हम लोग यहाँ पर इस मिसाइल से हिट कर सकते हैं। दैट्स इट। सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो बेसिकली G20 की वेबसाइट पर सीधा ऑफिशियल तौर पे पब्लिश हुआ था, और जिसमें मैंने आपको बताया था G20 की प्रेसिडेंसीशिप के बारे में। तो G20 की जो मीटिंग है वो हर साल होती है, आपको पता है। G20 के अंदर में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? कहोगे 20 देश होंगे। हाँ, देखो, उन देश तो वैसे 19 हैं, लेकिन एक यहाँ पर इसके बाद ग्रुप वाला सेक्शन आता है, और इस ग्रुप के अंदर में आपको पता है यूरोपियन यूनियन भी आता है और अफ्रीकन यूनियन भी आता है।
तो G20 में 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन सब मिलाकर तब बनता है G20। आपको सबसे इंपॉर्टेंट G20 का समिट कौन सा लगता है? वो है 2023 वाला। हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में सितंबर के महीने में भारत ने G20 समिट को होस्ट किया था। फिर 2023 के बाद जो पिछला G20 समिट हुआ था 2024 का, वो ब्राज़ील में हुआ था। अब जो याद रखना है अगले एग्जामिनेशन के लिए, वो 2025 का है। 2025 का G20 साउथ अफ्रीका में होने वाला है। साउथ अफ्रीका इस बार इसको होस्ट कर रहा है। G20 ग्रुप को 1999 में बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। दुनिया भर के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलकर G20 ग्रुप को बनाया, ताकि आपस में मिलकर ये सभी देश अपनी इकॉनमी को एस्टेब्लिश या सर्टिफाई कर सकें। मेंबर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो G20 आपको बता चुका हूँ, इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। तो कहोगे ये तो 21 हो गया ना? 21 नहीं कहेंगे इसे, 19 देश है और एक ग्रुप वाला सेक्शन है। अब आगे भविष्य में किसी और दूसरे बड़े ग्रुप को ऐड करना हो तो इसी वाले सेक्शन में ऐड होगा, ये कहलाएगा G20 ही। समझ गए? ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन 2023 आपको पता है जब इंडिया ने G20 को होस्ट किया था, तभी अफ्रीकन यूनियन को भारत ने पूरी तरह से फोर्स किया कि अफ्रीकन यूनियन को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, अभी हम ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कहोगे ये तो G20 पर आ गए सीधा, हम तो स्टार्टअप 20 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो सर, अब की बार जो थर्ड एडिशन हो रहा है स्टार्टअप 20 का, ये भी साउथ अफ्रीका ही होस्ट कर रहा है, याद रखिएगा। स्टार्टअप 20 में मेन पर्पज़ ये होता है कि जितने भी नए नए बिजनेस हैं दोस्तों, उनको सपोर्ट किया जा सके, इसलिए उनकी बात यहाँ पर इस वाले एडिशन में उठाई जाती है। फिर एक बात और याद रखना, G20 में जैसे स्टार्टअप 20 है ना, वैसे अलग अलग और भी प्रोग्राम्स होते हैं। B20 यानी दुनिया भर के बिजनेस को लेकर डील करता है। C20 सिविल सोसाइटी को लेकर डील करता है। L20 लेबर्स के मुद्दे को उठाता है। S20 साइंस एंड रिसर्च के मुद्दे को उठाता है। ऐसे ही दोस्तों स्टार्टअप 20 दुनिया भर के स्टार्टअप्स और छोटे छोटे बिजनेसेस के मुद्दे को उठाता है। ठीक है, अगला न्यूज़ आर्टिकल। फिर हमने डिस्कशन किया था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, विच इज़ नेविक। तो नेविक वैसे तो हम लोगों ने बहुत पहले ही तैयार कर लिया है। नेविक क्या है? जैसे आपको पता होगा, यूएसए का जीपीएस सिस्टम आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस सिस्टम जो बेसिकली ग्लोबल पोजीशनिंग हमको प्रोवाइड करवाता है, यानी इसी जीपीएस का इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल के अंदर में मैप वगैरह, गूगल मैप्स वगैरह चलाते हैं। वो गूगल मैप्स वगैरह का एक्सेस जो है ना, वो कैसे मिल पाता है हमको, या वो मैप वर्क कैसे कर पाते हैं? वो जीपीएस माध्यम से कर पाते हैं, सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये जीपीएस हमको ये सर्विस दे रहा होता है। अब ऐसे क्या हुआ, दुनिया भर में अलग अलग देशों ने अपना अपना सैटेलाइट सिस्टम बना लिया, अपना अपना कह सकते हैं खुद का जीपीएस बना लिया। ये जीपीएस यूएसए का सिस्टम है। तो इंडिया ने सोचा हम भी अपने खुद का एक ऐसा सिस्टम बनाएं। अपने मोबाइल फ़ोन में जो मैपिंग की सर्विस होगी, वो सारी की सारी इंडिया खुद से अपने सैटेलाइट से देगा। इसी के विचार के आधार पे हम लोगों ने नेविक सिस्टम बनाया। इसको शॉर्ट फॉर्म में नेविक कहते हैं, फुल फॉर्म में इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। अब इस वाले सैटेलाइट सिस्टम में हमें 7 सैटेलाइट लॉन्च करनी है। 7 सैटेलाइट का पूरा एक सेट है, जिसके माध्यम से ये इंडिया की टेरिटरी की सारी इन्फॉर्मेशन या इंडिया की मैपिंग प्रोवाइड करवाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में। और इंडिया की मैपिंग के साथ साथ भारत की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर, जैसे बाउंड्री के बाहर हमारे आसपास के पड़ोसी देश है ना, तो बाउंड्री के बाहर 1500 किलोमीटर का एरिया भी यहाँ पर ये सैटेलाइट सिस्टम कवर करने वाला है। तो इसमें अभी 3 सैटेलाइट अधूरी बची हुई थी, तो 3 सैटेलाइट्स और तैयार करी जा रही हैं। 2026 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। बस खाली ये मेजर अपडेट आया था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो 3 सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इस अपने सिस्टम में, एक सैटेलाइट 2025 के अंत तक, फिर उसके 6 महीने बाद दूसरी, फिर उसके 6 महीने बाद तीसरी। बस खाली एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेविक के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नेविक भी कहते हैं, जिसको हम नेविक में मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी भारत के सैटेलाइट सिस्टम से ये मैपिंग को प्रोवाइड करवाना। ये इंडिया के पूरे एरिया में कवर करेगा, साथ ही साथ में भारत का जो बॉर्डर के पीछे 1500 किलोमीटर के दायरे का भी ये कवरेज प्रोवाइड करवाने वाला है। इसमें सैटेलाइट्स को हम 2 ऑर्बिट्स में लॉन्च कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 2 ऑर्बिट्स कौन कौन सी हैं? एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, दूसरा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो होता है जहाँ पे सैटेलाइट एक पॉइंट पर फिक्स हो जाता है। जियो सिंक्रोनस वो ऑर्बिट होता है जहाँ पे सैटेलाइट मूव करता है, लेकिन 24 घंटे बाद अपनी पोजीशन पर वापस से आ जाता है। तो ये जो हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, अपना पूरा सिस्टम रेडी कर रहे हैं। इस सिस्टम में 7 सैटेलाइट्स हमको लॉन्च करनी है, मैंने आपको बताया, जिसमें से याद रखिएगा जो हमारी 4 सैटेलाइट्स होंगी, ये 4 सैटेलाइट्स जो हमको देखने को मिल रही हैं, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर होंगी। बाकी 3 सैटेलाइट्स यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर होंगी। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 3 इसमें जियो स्टेशनरी पर और बाकी 4 यहाँ पर जियो सिंक्रोनस पर। और ऐसे ही मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया का ये नेविक सिस्टम है, वैसे दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने खुद के सिस्टम डेवलप कर रखे हैं। समझ गए ना?
जैसे आप देखोगे आज हम लोग यूएसए का जीपीएस यूज़ करते हैं, रशिया का ग्लोनास सिस्टम यूज़ करते हैं, तो अब क्या होगा, हमने खुद का नाविक बना लेंगे। तो इससे यहाँ पर इन देशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, अभी 3 सैटेलाइट अधूरी हैं, तो उसको लॉन्च करके पूरा सेट पूरा किया जाएगा। पहली सैटेलाइट जो नेविक सिस्टम की है, ये 2013 में लॉन्च की गई थी। ऐसे ही चाइना का भी अपना खुद का जीपीएस है, जीपीएस कह रहे हैं, खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसको बेदाऊ कहते हैं। यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का है जिसको बोलते हैं गैलीलियो। यूएसए का अपना खुद का जीपीएस है ही, और रशिया का यहाँ पर खुद का नेविगेशन सिस्टम विच इज़ ग्लोनास। ठीक है, तो इंडिया भी अब इस वाले क्लब में एंटर कर चुका है। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे अगला आर्टिकल एआई सैटेलाइट्स के बारे में बात करता था, तो हम लोगों ने इसका भी डिस्कशन किया है। एग्जैक्टली खबर क्या थी, खबर देखो, सारे सोर्सेस लगा रखे हैं मैंने, सारे के सारे सोर्सेस की कौन कौन सा सोर्स है, ठीक है, आपको तभी एक रिलायबल एनालिसिस पता चलेगा कि हाँ ये आर्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये बिजनेस टुडे जो है ये हमारे द हिंदू का भी एक पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि नासा तैयार कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सैटेलाइट, एआई सैटेलाइट। तो ये जो सिस्टम होगा इसको हम डायनामिक टारगेटिंग भी बोलेंगे। अब ये होगा क्या एक्चुअली में, जैसे सैटेलाइट हम लोग अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है, ताकि सैटेलाइट हाई क्वालिटी की जो इमेजेस है वो हमें स्पेस से नीचे पृथ्वी पर भेजे। यही तो मेन पर्पस होता है। अब वो सैटेलाइट जब इमेज भेजता है तो सारी इमेज भेज देता है, उसको क्या पता कि हमें कौन सा फिल्टर करके क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजनी है। तो फाइनली यहाँ पर ये डायनामिक टारगेटिंग के तहत एआई प्रोजेक्ट के ऊपर नासा काम कर रहा है, यानी एआई सैटेलाइट बना रहा है। ये स्मार्ट सैटेलाइट होगा, जैसे स्मार्ट सैटेलाइट एआई इसमें ऐड कर दिया गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधे से ज़्यादा काम खुद कर लेगा, है ना। मतलब कि अगर उसको दिखता है कि मतलब जो आसमान वगैरह है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई यहाँ पर बादल वगैरह नहीं है, ठीक है, तो अपना इन्फॉर्मेशन सीधा सीधा भेज देना, तो मतलब खुद अपने आप ये काम करने वाला है। जैसे आज के समय पर जो नॉर्मल सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे हम पृथ्वी से परमिशन देते हैं, तो परमिशन जो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस आधार पर वो सैटेलाइट काम करता है। ये एआई सैटेलाइट्स अपने हिसाब से काम करेगा, अपने एरिया को स्कैन करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो बिना नीचे से परमिशन लिए अपने आप एक्ट करेगा और डेटा को भेजेगा। नॉर्मल सैटेलाइट जो है बहुत यूजलेस डेटा भेजता है, एआई के साथ में ये सारा डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा, तो जितना भी बैड डेटा है दोस्तों वो बैड डेटा हट जाएगा, और इससे मेमोरी भी बचेगी, और जो काम काम की इन्फॉर्मेशन है वो ये एआई सैटेलाइट्स हमको भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, कहीं पर ज्वालामुखी फटा है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, कहीं पर आंधी तूफान आ रहा है उसको स्पॉट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत तेज़ी से अलर्ट देने के लिए जाना जा सकता है। ठीक है, अगले न्यूज़ आर्टिकल में दोस्तों कोकोनट ऑयल के बारे में डिस्कशन हुआ था, याद होगा, क्योंकि इंडिया में कोकोनट ऑयल के प्राइसेस सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। इवन जो खाने वाला या कुकिंग पर्पज़ के लिए हम तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे महंगा करंट समय पर कोकोनट ऑयल है, क्योंकि 1 किलोग्राम कोकोनट ऑयल का प्राइस लगभग 460 रुपये पर केजी के हिसाब से हो चुका है। ठीक है, ये आर्टिकल कोई इधर उधर नहीं, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन में पब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए कोकोनट ऑयल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब ये कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल बनता कैसे है, पहले हम कोकोनट को लेते हैं, कोकोनट का जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम कई बार बोलते हैं ड्राइड कर्नल, है ना, इसको निकाला जाता है, फिर इसको क्रश किया जाता है, क्रश करने के बाद में इससे ऑयल बनाया जाता है। आज ये कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ में जो हमारे साबुन हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, हेयर ऑयल है, इन सब जगह में कोकोनट ऑयल का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन मेनली साउथ इंडिया में कोकोनट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, याद रखिएगा। इंडिया में अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, तो इंडिया में बहुत मतलब हम लोग एडिबल पर्पज़ के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। बताया जाता है कि जैसे टोटल प्रोडक्शन एक साल में भारत के अंदर में कोकोनट का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 5.7 लाख टन्स हो रहा है, जिसमें से केवल 3.9 लाख टन्स के आसपास हम खाने के लिए ये ऑयल यूज़ कर लेते हैं। बाकी जो यहाँ पर हमारा 1 लाख टन बचा है या 2 लाख टन्स बचा है वो हम नॉन फूड इंडस्ट्रीज़, वही मैंने आपको बताया, साबुन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उसके अंदर में यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल स्पेशल क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें एक इंपॉर्टेंट फैट होता है, क्योंकि थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिए, कोकोनट जल्दी सड़ता नहीं है, सड़ता है लेकिन समय लगता है। अब जल्दी नहीं सड़ता इसलिए मतलब इसकी शेल्फ लाइफ लंबी है। शेल्फ लाइफ लंबी क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, वो होता है लॉरिक एसिड। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ये लंबे समय तक इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो मेंटेन रहती है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी भारत का अगर आप स्टेटस देखोगे तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर, हम तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, और भारत में कोकोनट सबसे ज़्यादा कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में प्रोड्यूस किया जाता है, याद रखिएगा। तो सर आपने इंडिया को तो बता दिया कि इंडिया यहाँ पर नंबर 1 पर है,
सॉरी नंबर थर्ड पर है, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक। लेकिन नंबर वन और टू पर कौन कौन है? फर्स्ट नंबर पर इंडोनेशिया है, सेकंड नंबर पर फिलीपींस है। तो इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन करता है, देन फिलीपींस करता है, एंड देन अपना भारत करता है। ठीक है, ये हम लोग समझ ही चुके हैं किस लिए इसका इस्तेमाल होता है। भारत में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तीनों यहाँ पर ये पड़ोसी राज्य है। हमारा सदर्न इंडिया वाला रीजन कोकोनट का टॉप प्रोड्यूसर है। भारत में कोकोनट सेक्टर को मैनेज करने के लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, याद रखिए। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का मेन हेडक्वार्टर, बस इतना और याद रखना है, इसका मेन हेडक्वार्टर कोची के अंदर में प्रेजेंट है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक अगला आर्टिकल डिस्कस किया था, वो था E3 न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर। ये ईरान के साथ में डिस्कस किया गया है, और ईरान के साथ में ये बातचीत हुई थी अभी जुलाई के महीने में। ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ लगा पड़ा है, यूरेनियम का एनरिचमेंट करने की तरफ लगा पड़ा है। और दुनिया भर की कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूएसए चाहता है ईरान को किसी भी हालात में ये न्यूक्लियर वेपन ना मिले। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले महीने 25 जुलाई 2025 को ईरान और साथ ही साथ में E3 कंट्रीज़, ध्यान रखना E3 के अंदर में आपको याद ही आ रहा है, 3 कंट्रीज़ होती हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके। ये 3 देश आपको देखने को मिलेंगे। इन 3 देशों के बीच में और ईरान के बीच में एक बातचीत हुई है, हाई लेवल की मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ कंडीशंस ईरान के लिए दी गई हैं कि ईरान अगर इन बातों को मान लेता है तो ईरान पे कोई भी किसी प्रकार के सैंक्शन नहीं लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम के लिए बस खाली E3 वाला ग्रुप ध्यान रखना है। इसमें आपके 3 कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके। ये मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जा सके। समझ गए? और ये मुद्दा 2015 से चर्चाओं में है। इवन 2015 में ही एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था, विच इज़ JCPOA एग्रीमेंट। याद है ना, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस वाले एग्रीमेंट को करने के लिए एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ P5+1 कंट्रीज़ थी। P5 वही जो हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें US है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, और +1 में जर्मनी है। तो इन 6 देशों ने मिलकर ईरान के साथ में डील की और ईरान को बताया कि भाई यहाँ पर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएंगे। तो ये मैटर थोड़ा थोड़ा रिजॉल्व हुआ, ईरान तैयार हुआ कि हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये नहीं करेंगे, सैंक्शंस हटा दो हमारे ऊपर से, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगा दिए गए थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। तो इसी के अंदर में दोस्तों एक नया मैकेनिज्म ऐड किया गया इस वाले डील में, और वो है स्नैपबैक मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। इस मैकेनिज्म में ये एक बहुत बड़ा रूल है, और इस रूल में ये बोला गया कि अगर ईरान इस डील को ब्रेक करता है तो यूनाइटेड नेशन के जो सैंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिक ईरान के ऊपर में लग जाएंगे, वापस से सारे सैंक्शन लग जाएंगे, जिससे ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। समझ गए? तो यही सब बातचीत हुई है। ईरान यहाँ पर कह रहा है ठीक है भैया, हमारे पास में ये तो राइट है ना कि जो यूरेनियम है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उतना करेंगे हम। ठीक है, नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर ईरान जो है वो स्नैपबैक मैकेनिज्म को भी ओपोज करता है। वो कहता है कि देखो ये मैकेनिज्म बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता है तो उसके ऊपर में सैंक्शन वापस से लग जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, JCPOA एग्रीमेंट, जिसको हम ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। 6 देश एक तरफ थे और दूसरी तरफ ईरान, जिनके बीच में ये डील हुआ। बाकी रिसेंटली जो ईरान के साथ बातचीत की है वो E3 वाले ग्रुप ने करी है। E3 में आपका फ्रांस, जर्मनी और यूके आता है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है रिवाइवल ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में। ये आप देख पाओगे डाउन टू अर्थ के अंदर में ये पर्टिकुलर आर्टिकल पब्लिश किया गया था, और आर्टिकल यहाँ पर ये कहता था कि राजस्थान के अंदर में एक गांव है जिसका नाम है सिरावास विलेज। वहाँ पे मियो कम्युनिटी ने अपने एरिया के जंगल जो है इनको वापस से रिवाइव किया है, या सैक्रेड ग्रुप्स को वापस से रिवाइव करा है। तो प्रश्न यहाँ पर यह आता है, सैक्रेड ग्रुप्स हैं क्या? सैक्रेड मतलब आप समझ गए, प्योर, पवित्र की बात हो रही है। तो हमारे देश में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अपने आसपास के जंगल को बहुत पवित्र मानती हैं। पवित्र मानती हैं मतलब यहाँ पर उसको पूजती हैं। वो कहती हैं इन्हीं जंगलों से हमें सब कुछ मिला है। तो वो जो फॉरेस्ट है वो उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं, जंगल तबाह हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन, इन जंगलों की प्रोटेक्शन ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ खुद कर रही हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि भैया देखो सैक्रेड ग्रुप्स को हमें बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, याद रखेगा। तो सैक्रेड ग्रुप्स क्या हैं? सैक्रेड ग्रुप्स वो जंगल का हिस्सा है जो लोकल कम्युनिटीज़ के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ अपने रिलीजियस कनेक्शंस को मानती हैं। लोग मानते हैं कि इन जंगलों में भगवान, कुछ अच्छी चीज़ें, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो यहाँ पर इन जंगलों में रहे हैं। तो यहाँ पे पेड़ों की कटाई करना या हंटिंग करना वो यहाँ पर सही नहीं होगा। समझ गए? तो ये सैक्रेड ग्रुप्स बहुत ज़रूरी हैं इन लोगों के लिए। इनके एक कल्चरल वैल्यू है, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को यहाँ से जोड़ते हैं। और भारत के अंदर में ऐसे जब हम सैक्रेड ग्रुप्स की बात करते हैं तो प्रश्न आपसे बन सकता है, मैं आपको पॉपुलर सैक्रेड ग्रुप्स बता रहा हूँ।
इंडिया में वैसे बहुत सारी जगह पर ये सैक्रेड ग्रुव्स हैं। ये रहा इंडिया वाला मैप। राजस्थान के अंदर में ओरंस का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में देवरई नाम का जंगल है, कर्नाटका में देवरकाडू है, केरला के अंदर कावूस है, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में देववन है, मेघालय में लॉककंतियांग है, ओडिशा में जाहिरा है एंड तमिलनाडु के अंदर में पुथुपुट सैक्रेड ग्रुव है। ये सारे के सारे जंगल हैं, फॉरेस्ट पैचेस हैं, जिनके साथ में एक बहुत डीप कनेक्शंस हैं, रिलीजियस कनेक्शंस हैं वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ में, ठीक है। ये एक छोटा सा लिस्ट भी प्रोवाइड करवाया है, इसको पढ़कर जाइएगा। जैसे सैक्रेड ग्रुव की बात करते हैं तो यहाँ पर चौड़ा से अडवड यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो अभी खबर पढ़ाई है ना डाउन टू अर्थ की, कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटी ने मिलकर, मियो कम्युनिटी ने मिलकर अपने सैक्रेड ग्रुव को बचाया है, वहाँ का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया है। तो वो कौन सा सैक्रेड ग्रुप है? वो जो जंगल का हिस्सा है वो यहाँ पर चौड़ा सेड अडवद ही है, ठीक है। याद रखना, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ऐसे सारना ग्रुप्स जो हैं ये झारखंड में है, ठीक है। कावू ग्रुप्स जो हैं केरला में है, जो भी हम देख चुके हैं। देवरई फॉरेस्ट महाराष्ट्र में, उसके अलावा लॉक कैंतंग मेघालय में है। फुंगियत ग्रुप्स जो है ये नागालैंड में है। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ग्रुप्स मिलेंगे, उसके अलावा हमारे सेंट्रल इंडिया में भी इस प्रकार के ग्रुप्स मिलने वाले हैं, सैक्रेड ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है दोस्तों वो कला उत्सव के बारे में था। अच्छा, एक चीज़ और सर, ये जो पीडीएफ है बड़ा शानदार सा है। ये पीडीएफ हमको मिलेगा कहाँ पर? वे देखो, वैसे ना ये पीडीएफ पेड ग्रुप में मिलता है, लेकिन ये वाला जो वीकली कंपाइलेशन है इसको एज अ डेमो के पर्पस के तौर पर मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उसको देख लीजिएगा। दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाना और उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। सारे लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पर मिलने वाला है, ठीक है। चलें आगे, अगला न्यूज़ आर्टिकल। अभी रिसेंटली कला उत्सव चर्चाओं में था, शायद आपको याद आ रहा होगा। ये क्या था आर्टिकल? ये पीआईबी का आर्टिकल है, ये आप लोग देख पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने खुद पब्लिश किया है। कुछ हमारे देश में बहुत सारी देखो कला जो है वो छिपी हुई है। जैसे अलग अलग स्टेट से यहाँ पर बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उन कलाकारों को रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जिसका नाम है कला उत्सव। और ये जो इवेंट है दोस्तों 2013 में लेकर आया गया था। उस समय पर प्रेसिडेंट हमारे प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, और यहाँ पे हम अपने देश से कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार जो इतिहास से जुड़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कला बनाते हैं, कलाकारी करते हैं, ठीक है, उनको बुलाया जाता है राष्ट्रपति भवन में, और ताकि उनकी कला को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, और वो राष्ट्रपति भवन में कुछ दिन रहते भी हैं। तो दोस्तों इस बार जो पार्टिसिपेट करने वाले कलाकार हैं वो किस चीज़ के कलाकार हैं? देखो, एक तो सोहराई आर्ट है, दूसरा पतचित्रा आर्ट है, और तीसरा पतुआ आर्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के बारे में पढ़कर जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोहराई आर्ट की बात करते हैं तो ये झारखंड की सबसे फेमस कला है। यहाँ पर जो आर्ट बनाई जाती है वो ऐसे दीवारों पर बनाई जाती है। पताचित्रा में अगर आप देख पाओगे तो ये ओडिशा और बंगाल की सबसे फेमस आर्ट है। यहाँ पे स्क्रॉल पेंटिंग होती है, स्क्रॉल्स के ऊपर में, क्लॉथ के ऊपर में, कपड़े वगैरह पे बनाई जाती है। जो पतुआ आर्ट है दोस्तों ये भी स्क्रॉल पेंटिंग है। इसमें बड़े बड़े स्क्रॉल्स में स्टोरी दर्शाया जाता है। स्टोरी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ऐसे स्टोरी दर्शाई जाती है। ये जो पतुआ आर्ट है अगेन ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये सोहराई आर्ट को ड्रॉ करने वाले लोग, पतचित्रा को बनाने वाले लोग, पतुआ आर्ट को बनाने वाले लोगों को रिसेंटली इनवाइट किया गया, ये पार्टिसिपेट करते हैं इस कला उत्सव में, ताकि इन आर्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। जैसे हम भी तो पढ़ ही रहे हैं ना इसके बारे में, क्यों? क्योंकि रिसेंटली खबर पब्लिश हुई है उसकी वजह से, है ना। तो आज के समय पर जैसे फॉर एग्जांपल सोहराई आर्ट जो है ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के थ्रू प्रैक्टिस किया जाता है। ये वो सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर आर्ट है ये कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ये आपको बता चुका हूँ, पतवा आर्ट क्या है, स्टोरी टेलिंग को बताता है। पतचित्रा आर्ट क्या है, ट्रेडिशनल क्लॉथ कपड़े के ऊपर बनाया जाता है। सोहराई आर्ट दीवार के ऊपर बनाया जाता है, ये हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं, ठीक है। ये आर्ट आपस में एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं वो आपको पता चल ही चुका है, जिस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है मैरीटाइम फिनेंसिंग समिट 2025 के बारे में। तो ये भी हमारे पीआईबी के अंदर ही आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर में ये आपको आर्टिकल दिखाई देगा, है ना। तो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया जो बेसिकली मैरीटाइम समिट कहलाता है, और मैरीटाइम समिट यानी समुद्री संबंधित जितने भी मुद्दे हैं इस पर्टिकुलर समिट में उठाए गए, ठीक है। तो जो मैरीटाइम हम समिट की बात कर रहे हैं इसमें मेन टारगेट यह है कि इंडिया अपने समुद्री क्षेत्र में सबसे मजबूत हो सके, क्योंकि भारत के पास में 3 इंपॉर्टेंट समुद्र के हिस्से आते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। हम चाहते हैं मैरीटाइम पावर बनना, समुद्री पावर बनना 2047 तक। वो सारा डिस्कशन दोस्तों इस सम्मेलन में होता है।
और इस सम्मेलन में इंडिया ने अपने विजन सेट करा है कि इंडिया को ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाना है 2047 तक। हमें अपनी शिप बिल्डिंग को मजबूत करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ बना सकें, अपने बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर सकें। इससे नई नौकरियां मिलेंगी और ब्लू इकॉनमी जो है वो जनरेट होती भी नजर आएगी। ब्लू इकॉनमी जो हमारे समुद्र से संबंधित होती है, समझ गए? तो यहाँ पर इस समिट में ये सारा अनाउंस किया गया कि हम लोग अपने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र को खोलेंगे ताकि बाहर से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में आएँ और शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, नए नए बड़े बड़े साइज़ के जहाज़ बनाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ इस समिट के अंदर एक फ़ंड बनाया गया है जिससे संबंधित आने वाले समय पर आप लोगों से प्रश्न बन सकता है। वो है मैरीटाइम डेवलपमेंट फ़ंड। ध्यान रखिएगा, एक नया फ़ंड है जिसका मेन पर्पज़ है इंडिया के अंदर में जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ है, जो जहाज़ बनाती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, उनको पैसा प्रोवाइड करवाना। क्योंकि कोई भी फ़ंड वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसका अल्टीमेट पर्पज़ यही होता है कि वो फंडिंग प्रोवाइड करवाए किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, जिस सेक्टर के लिए उस फंड को बनाया है। तो ये मैरीटाइम सेक्टर के लिए बनाया गया जहाँ पे हम जहाज़ वगैरह बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इस फंड का मेन पर्पज़ ये है कि इंडिया को आज के समय पर जो बाहर विदेशी जहाज़ के ऊपर निर्भरता है, भारत की निर्भरता को वहाँ पे कम करना। और ऑब्वियसली 2047 तक हम चाहते हैं इंडिया 20% दुनिया के कार्गो को कंट्रोल करे। और इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, उसके लिए हमने एफडीआई वाला क्षेत्र खोल ही दिया है। अब उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है, आज के समय का भारत का मैरीटाइम सेक्टर कहाँ पर है और ये मैटर कितना करता है, ये ध्यान रखिए। एक छोटा सा यहाँ पर ये डिटेल आपके सामने देखने को मिलेगा, प्लीज़ इसको पढ़कर जाइएगा। इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर की स्थिति यहाँ पर शेयर की गई है। आप देखोगे भारत का जो ज़्यादातर ट्रेड है, 95% ट्रेड जितना भी व्यापार है दोस्तों, वो हमारा समुद्र के रास्ते के थ्रू होता है। हमारे पास में आज 12 मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े साइज़ के पोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली रेगुलेट करती है। तो ये बड़े साइज़ के जो बंदरगाह हैं, क्योंकि आप देखोगे तो ऐसे यहाँ पर ये बंदरगाह आपको भारत के पास में देखने को मिलेंगे। कांडला पोर्ट हो गया, ठीक है, मुंबई में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात कर रहे हैं, वधवन पोर्ट की बात कर रहे हैं, गोवा का मुर्मुगांव हो गया, ठीक है, नीचे कर्नाटका का मंगलुरु पोर्ट हो गया, केरला का कोची पोर्ट हो गया, तमिलनाडु का तूतीकोरिन पोर्ट हो गया। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट, ओडिशा का प्रदीप पोर्ट, वेस्ट बंगाल का कोलकाता पोर्ट। ये सारे पोर्ट्स हो गए, ये भारत के मेजर पोर्ट्स हैं। यहाँ से दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार हम लोग हैंडल करते हैं। समझ गए? हमारा मेन पर्पज़ है हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स को बनाएं। लेकिन आज की जो स्थिति है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इवन 2024 में 819 मिलियन टन्स के आसपास जो कार्गो है, ये हम लोगों ने अपने इसी समुद्र के रास्ते के ज़रिए हैंडल किया है। ठीक है, बहुत सारे जो मछुआरे हैं, कोस्टल वर्कर्स हैं, उनको जीवन मिलता है, उनका जीवन चलता है इसी पर्टिकुलर मैरीटाइम इंडस्ट्री के आधार पर। क्लियर हो गया? तो ये मैरीटाइम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन हो गया है। अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि फ्रांस यहाँ पर एक ऐसा देश बन चुका है जिसने प्रपोजल दिया है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्निशन देगा। यानी पैलेस्तीन को एक कह सकते हैं स्टेट का, एक स्टेट की पहचान देने वाला है। अब स्टेट क्या होता है? देखो, स्टेट और नेशन में फ़र्क होता है। ठीक है, स्टेट क्या होता है? स्टेट बेसिकली एक पॉलिटिकल यूनिट होती है। स्टेट मतलब एक देश जहाँ पर एक आबादी है, वहाँ का एक टेरिटरी है, लैंड एरिया है। ठीक है, वहाँ की सरकार है, सरकार का अपने एरिया पे कंट्रोल है, वो कहलाता है स्टेट। लेकिन जो नेशन होता है, नेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोग जिनका कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी सब कुछ एक जैसा है, जो एक स्टेट में रह रहे हैं। तो नेशन अलग है, स्टेट अलग है। स्टेट के अंदर में एक से ज़्यादा नेशन हो सकता है, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोग हो सकते हैं जिनके कल्चर, लैंग्वेज अलग अलग हो। समझ गए? तो स्टेट का एक पर्टिकुलर कंट्री का यहाँ पर दर्जा दिया है फ्रांस ने पैलेस्तीन को। ठीक है, और फ्रांस ये भी कहता है कि देखो, जितना जल्दी हो सके गाज़ा पट्टी के अंदर में सीज़ फायर होना चाहिए, और जो पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर ले और इज़राइल पैलेस्तीन की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर ले। दोनों एक दूसरे के साथ में शांति बनाएं। इसी को बोलेंगे टू स्टेट सॉल्यूशन। दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने के पीछे अपने एक दूसरे के देश के मासूम लोगों को ना मारें, क्योंकि ये अटैक होगा, परेशानी होती रहेगी। इससे अच्छा यह है टू स्टेट सॉल्यूशन करके एक दूसरे को पहचान दे के काम ख़त्म कीजिए, शांति से रहिए, वरना ये वॉर कभी नहीं रुकने वाला। ये बात यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्टली मेंशन की गई थी। बाकी फ़िलिस्तीन कैसे बना है, सॉरी, फ़िलिस्तीन का ओरिजिन कैसे हुआ था, ये आप लोगों को पता ही है। पहले जहाँ पर इज़राइल करंट समय पर प्रेजेंट है, वहाँ पे फ़िलिस्तीन ही हुआ करता था 1946 में। तो इटली से ज्यूज़ को यहाँ पर निकाला गया, तो जो जर्मनी से यहाँ पर ज्यूज़ निकलते हैं और ज्यूज़ को हटाया गया। तो वो जो ज्यूज़ हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ पर एक प्लान आता है, यूनाइटेड नेशन प्लान लेकर आता है 1947 में, कि ये जो पैलेस्तीन की जगह है, पैलेस्तीन में से कुछ हिस्सा ज्यूज़ को दिया जाएगा, ज्यूज़ का लैंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनको दिया गया, ज्यूज़ ने एक्सेप्ट किया, पैलेस्तीन ने एक्सेप्ट नहीं किया। बीच में वॉर हुई बहुत सारी, जिसके बाद जो यहाँ पर ज्यूज़ ने अपना इज़राइल बनाया था, वो इज़राइल यहाँ पर धीरे धीरे करके एक्सपैंड होता चला गया अलग अलग वॉर में।
ठीक है, बस खाली यहाँ पर इस रेफरेंस में आपको यही याद रखना है टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है। जो बेसिकली भारत भी सपोर्ट करता है। भारत भी कहता है टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो। टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब जैसे पैलेस्तीन कहता है ना कि हम इज़राइल को ख़त्म कर देंगे, इज़राइल कहता है हम पैलेस्तीन को ख़त्म कर देंगे। तो ये ख़त्म करने वाली जो आइडियोलॉजी है ना, इस आइडियोलॉजी को ही ख़त्म कर दो और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो। इससे बेटर कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर एक दूसरे के देश के लोग मारे जाएंगे। जैसे रिसेंटली अगर आप देखोगे पिछले 2 सालों में गाज़ा पट्टी में 60,000 से ज़्यादा लोग, छोटे बच्चे, ये सब लोग यहाँ पर मारे गए हैं इज़राइल की बॉम्बार्डिंग में। समझ रहे हैं, वरना डिस्ट्रक्शन यही रहने वाला है। तो बेसिकली ये बात मेंशन कर दी गई। तो फ्रांस कहता है टू स्टेट सॉल्यूशन पे काम करो, ये हमने डिस्कस किया था। आगे आते हैं। नव अगला आर्टिकल, हाँ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। पिछले पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने इसको स्किप किया था, ठीक है, और डिस्कस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वीडियो का टाइमिंग जो है वो इशू हो रहा था। तो आज फाइनली बात करेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती हैं। फटाफट यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ग्लेशियर लेक्स यहाँ पर क्या होती हैं, पहले इस बात को समझना। ये आपके सामने फ़ोटो है शानदार सा। ये हमारे आसपास के बर्फीले पहाड़ हैं, आप ये इमेजिन कीजिएगा। अब ये जो बर्फीले पहाड़ हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और मेल्ट होते होते, पिघलते पिघलते इनके बीच में यहाँ पर एक ऐसा झील यानी ये जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर लेक बोलते हैं। अब क्या होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एक दूसरा कॉन्सेप्ट है और ग्लेशियर लेक दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये ग्लेशियर लेक हो गई। अब ये जो झील है इसका पानी धीरे धीरे करके इस बाउंड्री के किनारे उठता चले जा रहा है, उठता चले जा रहा है। नीचे आप देख पाओगे हमारे गांव वगैरह बसे हुए हैं, ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ दिख रही होंगी, नीचे गांव हैं, ठीक है। और उन गांव में यहाँ पर इस तरीके से, मतलब ये जो झील है उनको पता है ये ऊपर झील दिखाई दे रही है, नीचे यहाँ पर इस झील के गांव हैं। अब क्या हुआ, गर्मी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और जो ये ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स पिघल पिघल के टूट रहे हैं, ठीक है। अब मान लो एकदम से लैंडस्लाइड हो गया, कोई एवलांच आ गया, एवलांच आ गया तो बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा जो है टूटकर सीधा नीचे गिरा, ठीक है। कोई लैंडस्लाइड हो गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन का टूटकर नीचे गिर गया। वो गिरा किस में, वो गिरा हमारी इस ग्लेशियर लेक में। जैसे ही वो बड़ा हिस्सा टूटकर गिरेगा, इस लेक में पहले से ही पानी भरा हुआ था, वो पानी एकदम से छलकेगा नहीं, छलकेगा बिल्कुल, वो सारा पानी जो है एकदम से उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो एकदम से बाहर निकलेगा। जब वो एकदम से पानी एक झटके में बाहर निकलेगा तो वो फैलता हुआ आएगा और नीचे वाले एरिया में बाढ़ ले आएगा। ऐसी बाढ़ को हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ना था, ठीक है। तो ग्लेशियर लेक्स कैसे बनती हैं बता दिया मैंने। जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनसे ग्लेशियर लेक बन जाती है हमारे ग्लेशियर्स के आसपास। और अगर उसके अंदर में छोटी छोटी रॉक टूट कर गिर जाएं या बर्फ़ का टुकड़ा टूट के गिर जाए तो वो पानी सीधा बाहर निकल कर आता है, जो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं एक भयानक बाढ़ का रूप लेता है, जिसको हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी ग्लेशियर लेक्स आज भारत में पाई जाती हैं, स्पेशली भारत के हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। और जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं, दो प्रकार की लेक्स होती हैं, याद रखिएगा, प्रश्न एग्जामिनेशन में बन सकता है। एक होती हैं सुपरा ग्लेशियर लेक और दूसरी होती हैं मोरेन डैम्ड लेक। सुपरा ग्लेशियर लेक की बात करते हैं तो ये ग्लेशियर के सरफेस में बनती हैं, यानी जहाँ पर ग्लेशियर जो हमारे बर्फीले पहाड़ प्रेजेंट हैं उसकी सतह में यहाँ पर इस प्रकार के झील बनते हैं। मोरान डैम लेक की बात करते हैं तो ये अगेन जो लेक अभी मैंने आपको समझाया था, जो ऊपर चारों तरफ ग्लेशियर से बीचों बीच में झील बन रही है, जब उसमें से लैंडस्लाइड होती है, बर्फ़ का टुकड़ा टूट के गिरता है बड़े बड़े साइज़ के, तो वो पानी सीधा बाहर निकल कर आता है, समझ गए। या फिर कोई एकदम से अर्थक्वेक आ गया तो उससे भी दोस्तों वो पानी बाहर निकलता है, समझ गए। तो ये सब की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आता है। मैं आपको बता दूं ये फ्लड्स अभी चर्चाओं में इसलिए थे क्योंकि रिसेंटली नेपाल के अंदर में ऐसी कोई बाढ़ आई थी, ठीक है, नेपाल में बाढ़ आई थी। उसके अलावा आप देख पाओगे 2023 में सिक्किम में भी बहुत बड़ा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था, है ना, जिस वजह से चर्चाओं में था। तो आप लोगों से मेंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, बताओ व्हाट आर द कॉजेस, कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के केसेस आते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज, यानी कि एकदम से टेम्परेचर का चेंज होना, गर्मी की वजह से यहाँ पर ये बर्फ़ पिघलना, ठीक है, या मेल्टिंग ग्लेशियर जो हम समझ ही चुके हैं। ग्लेशियर सर्जेस, रैपिड ग्लेशियर मूवमेंट, है ना, बहुत तेज़ी से जो ग्लेशियर हैं उसके अंदर में बदलाव होना। तो ये सब कारणों की वजह से यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आता है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई, भूकंप आ गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, माइनिंग चल रही है, उससे भी दोस्तों यहाँ पर भूकंप वगैरह आते हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो बाढ़ है वो आ जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, काफ़ी लोगों की जान जाती है। केदारनाथ 2013 में डिजास्टर हुआ इसी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से। सिक्किम में 2023 में भयानक डिजास्टर हुआ था। इस बार 2025 में नेपाल में डिजास्टर होता है, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि इंडिया यहाँ पर कितने ज़्यादा बड़े परेशानी में है। देखो, इंडिया के ऊपर आज के समय पर बड़ा खतरा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का, क्योंकि इसरो के अकॉर्डिंग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे
तो भारत के अंदर में 28,000 से ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स प्रेजेंट हैं आज भारत के हिमालयन रीजन में, जिसमें से सबसे ज़्यादा ग्लेशियर लेक सिक्किम के पास हैं। 733 लेक्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं और इन 733 में से 10 झीलें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। आने वाले समय पर भयानक वहाँ पर भी तबाही हो सकती है। उत्तराखंड में 13 लेक्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसी जो खतरनाक हैं, और वैसे अगर आप देखोगे तो 486 ग्लेशियर लेक्स आपको देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी बहुत सारी डेंजरस लेक हैं, यानी पूरा हिमालयन रीजन हमारा ऐसा है जहाँ पर ये ग्लेशियर लेक्स हैं। तो हमें अभी से ही कुछ एक्शन लेकर चलना होगा, वो इस आर्टिकल में शेयर किया जा रहा था। जैसे सबसे पहले जैसी भी जितनी भी ये झीलें हैं, फटाफट इन पे मॉनिटरिंग करना शुरू करो। अपना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, सैटेलाइट हो, ड्रोन हो, उससे इस पे निगरानी रखना ज़रूरी है। रियल टाइम डेटा हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इन झीलों में पानी ऊपर आएगा, हम नीचे गाँव वालों को सतर्क कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, जिससे कम से कम लोगों की जान तो नहीं जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भले ही होगा, जान तो नहीं जाएगी ना। फिर उसके अलावा हमें रिस्क असेसमेंट को लेकर जानकारी मिलेगी, कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है, वो सब हम इवैल्यूएट कर पाएंगे। लोगों का इंगेजमेंट एक साथ होगा, लोगों को ट्रेन कर पाएंगे, अवेयर कर पाएंगे, तो ये सारी जानकारी हमको मिल पाएगी। समझ रहे हैं? तो ये कुछ तरीके हैं जो कि हम लोग आज के समय पर अपना सकते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से बचने के लिए। दैट्स इट, बस इतना था उसके अंदर में। तो जो पेंडिंग आर्टिकल था, चलो वो भी समाप्त हो गया। अगला फिर आर्टिकल हमने डिस्कस किया था भारत की पहली महिला, ठीक है, जिन्होंने चेस वर्ल्ड कप को जीता है। नाम है इनका दिव्या देशमुख। आपको याद होगा, ये बहुत चर्चाओं में है। दिव्या देशमुख यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप विनर बन चुकी हैं। और ये वाला जो वर्ल्ड कप है, लास्ट टाइम 2002 में विश्वनाथ आनंद जी ने जीता था, ठीक है। और अब दिव्या यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने FIDE वेमेन वर्ल्ड कप के अंदर में ये मुकाम जो है वो हासिल किया है। इससे पहले विश्वनाथ आनंद जी, मैंने आपको बताया, 2002 में वर्ल्ड कप ये जीते थे। और दिव्या देशमुख का नाम चेस के अंदर में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, क्योंकि इसी जीत के साथ में दिव्या जो है भारत की 88th ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं और 4th इंडियन वुमेन बन चुकी हैं, कोनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली के बाद, जो इस प्रकार के इस बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। तो याद रखेगा, FIDE वर्ल्ड चैंपियन, तो ये वेमेन चेस वर्ल्ड चैंपियन की विजेता रही हैं इस बार 2025 की। समझ गए? बाकी चेस के अंदर में आजकल बहुत सारे जो नाम हैं वो आपको इंडिया के देखने को मिलेंगे, जो बहुत पॉपुलर नेम्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर हमारे विश्वनाथ आनंद हो, उनका तो बहुत पॉपुलर नेम शुरू से रहा है, डी गुकेश, आर प्रज्ञनंदा, ये सब यहाँ पर दोस्तों ऐसे नाम हैं जो आने वाले समय पर इंडिया में चेस के मामले में एक बहुत बड़ा इंडिया का नाम लेकर जाने वाला है। जब हम लोग बात करते हैं चेस के बारे में, तो चेस का इतिहास क्या है? चेस का इतिहास इंडिया से है। अब इंडिया से ही चेस दोस्तों ओरिजिन होता है, बट आज यूरोप में सबसे पॉपुलर होता है। तो आज इंडिया अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। इंडिया वापस से वो दिखा रहा है कि हाँ देखो, चेस ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये सारे सारे जो कह सकते हैं बड़े बड़े टाइटल्स जो है वो इंडिया के पास में है। 2024 में आपको पता होगा, डी गुकेश ने यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन का जो रिकॉर्ड है वो सारा ब्रेक कर दिया था, ठीक है। फिर मैग्नस कार्लसन, जो यहाँ पर टॉप चेस चैंपियंस हैं, उनको यहाँ पर फिर डिफीट किया गया। और भारत के जो पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन हैं चेस के? वो विश्वनाथ आनंद जी हैं। 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। पद्म विभूषण, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड से यहाँ पर उनको सम्मानित किया जा चुका है। बस एक बेसिक सी बात ये याद रखना, जो चेस का ओरिजिनेशन है ये भारत में हुआ। भारत में जब चेस शुरू हुआ तो इसको यहाँ पर चतुरंग के नाम से हम लोग जानते थे। और ये कब शुरू हुआ है? गुप्ता पीरियड के समय पर शुरू हुआ है। बाद में यही चेस दोस्तों पर्शिया गया और पर्शिया जाके शतरंज बन गया। देन उसके बाद में यही मॉडर्न चेस आज के समय पर यूरोप में खेला जाता है। फिर याद होगा, मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था, जो ये चतुरंग है ये कौन से पीरियड के समय पर दोस्तों इंडिया में ओरिजिन हुआ? तो गुप्ता पीरियड के समय पर ओरिजिन हुआ, ठीक है। फिर हम लोगों ने अगला न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग गोल्डन जैकाल। गोल्डन जैकाल केरला के पर्सपेक्टिव में चर्चाओं में था, क्योंकि गोल्डन जैकाल की जो पॉपुलेशन है, कुछ कुछ पॉपुलेशन अब पहुंच चुकी है ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरिया में, जहां पे लोग पहुंचते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, शहर वाले एरिया तक यहाँ पर गोल्डन जैकाल फैल चुके हैं। ये आर्टिकल में पब्लिश हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो नेम गोल्डन जैकाल है, बस खाली यहाँ पर इसमें जो आपको याद रखना है वो है इसका प्रोटेक्शन स्टेटस। IUCN, जैसे IUCN के अंदर में इसकी सुरक्षा के लिए इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, यानी इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, चिंता का कोई विषय है नहीं। जब बात करते हैं साइट्स के अंदर में, तो अपेंडिक्स 3 में किया गया है। तो चिंता का विषय जब है ही नहीं, तो इसका व्यापार वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, विच मीन्स हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। इसकी जो हंटिंग वगैरह है, शिकार वगैरह कोई नहीं कर सकता, याद रखना। शिकार करेगा तो उसके ऊपर में हाई पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी, समझ गए? तो एक तो आपको याद रखना है इसका IUCN स्टेटस, जो मैंने आपको बताया, अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है, इसलिए आज के समय पर जो ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है वहाँ तक ये फैलते चले जा रहे हैं।
दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो है इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है केवल इंडिया में मिलता है गोल्डन जैकल। इंडिया के साथ-साथ आप देखोगे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट यूरोप, अफ्रीका, म्यांमार, इन सभी देशों के अंदर में ये गोल्डन जैकल की पॉपुलेशन मिलती है। फिर मैंने आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करवाया था, याद आ रहा होगा। पहला स्टेटमेंट था क्या जो गोल्डन जैकल है इसको आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है? नहीं, इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। क्या ये स्ट्रिक्टली डायर्नल होता है? डायर्नल मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है नॉकटर्नल, एक होता है डायर्नल। नॉकटर्नल मतलब जो रात में एक्टिव रहता है जानवर, डायर्नल मतलब जो दिन में एक्टिव रहता है। लेकिन गोल्डन जैकाल में डायर्नल और नॉकटर्नल दोनों प्रकार की जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रिक्टली डायर्नल नहीं है, वो नॉकटर्नल भी होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। याद होगा मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? ठीक है, तो ये रिविजन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है। फिर निसार सैटेलाइट को एक अपडेट था कि सर निसार सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, बीच में ही आपको याद होगा 30th ऑफ जुलाई को हमने निसार सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। निसार जो सैटेलाइट है ये भारत का जो इसरो है और यूएसए का नासा स्पेस एजेंसी जो है दोनों की स्पेस एजेंसी के बीच का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है निसार। निसार की फुल फॉर्म यह है कि एन से हो गया नासा, आई से हो गया इसरो, इनके बीच की एक सैटेलाइट बनाई गई है विच इज़ सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट है, याद रखिएगा, फर्स्ट सैटेलाइट इन द वर्ल्ड जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी रडार का यूज़ किया गया है, 2 रडार का यूज़ किया गया है। ठीक है, जिसमें से एल बैंड रडार याद रखना नासा ने दिया है, एस बैंड रडार इसरो ने दिया है। प्रश्न आप लोगों से आने वाले समय पर बन सकता है। अब ये निसार सैटेलाइट क्या करेगा? हमारे पृथ्वी का सरफेस, हमारे पृथ्वी को आराम से मॉनिटर करेगा, डेटा हम लोग को भेजेगा। ये सैटेलाइट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हमारे पृथ्वी से याद रखना 600 से लेकर 800 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो निसार जो है ये 743 किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया है। ठीक है, 2 इसमें रडार हैं, मैंने आपको बता दिया। एल बैंड रडार नासा ने दिया, एस बैंड रडार यहाँ पर हमारे इसरो ने दिया। इस निसार का मेन काम क्या होगा? पृथ्वी पे हो रही एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करना, कहीं पर भूकंप है या फिर हमारे यहाँ पे जो पृथ्वी पर किस तरीके से बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है ना? या फिर कह सकते हैं कि कहीं पर पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, साइक्लोन का खतरा है, फ्लड का खतरा है, वो सब डेटा यहाँ पर निसार सैटेलाइट हमको भेजने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इतना यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर हमने अगले न्यूज़ आर्टिकल में भारत और जापान के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। जुलाई 2025 तक का बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा दोस्तों, जो जापान के एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, जापान के स्पेशली वाइस मिनिस्टर की बात की जा रही है। तो ये वाइस मिनिस्टर रिसेंटली इंडिया आए थे और इंडिया के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर में ये सारी की सारी डिस्कशन होती है। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यहाँ पर भारत में लग रहा है, जिसमें जापान हमारी मदद कर रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? ये गुजरात मुंबई को आपस में कनेक्ट करने वाली है। ठीक है, तो मुंबई अहमदाबाद इन दोनों के बीच में ये पूरा ट्रेन चलाया जाएगा, जिसमें जापान की जो शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है वो हम लोग चलाने वाले हैं, याद रखिएगा। जिसमें जापान ने जो अपने नया लेटेस्ट जो बुलेट ट्रेन है E10 सीरीज़ की, ये 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट करने के लिए भी बोला है भारत को। बाकी जापान इसमें हमें सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड करवा रहा है। 88,000 करोड़ रुपीज़ का ये सॉफ्ट लोन हमको दे रहा है, जिसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट हम लोग लगाएंगे। इस प्रोजेक्ट का गुजरात वाला पोर्शन कवर हो चुका है। इसमें जो ट्रेन आएगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली है। 508 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है मुंबई और अहमदाबाद का, ये कवर किया जाएगा 1.5 घंटे 2 घंटे में। यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा, जहाँ पे पहले बहुत समय लग रहा था। तो ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन होने वाली है और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। जापान इसमें सपोर्ट करेगा, तो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये भारत के लिए मेड इन इंडिया के परस्पेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेजर अपडेट था, इसको ध्यान में रखिएगा, भारत जापान के रिलेशंस कहाँ तक पहुँच रहे हैं। फिर हमने डिस्कशन किया था चोल साम्राज्य के बारे में, याद होगा। ठीक है, क्योंकि एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था, वो एडिटोरियल शायद, हाँ लगा हुआ एडिटोरियल, देखो याद है, एडिटोरियल पब्लिश हुआ था कि जो चोल साम्राज्य है उनसे हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, आज के समय पर किन किन चीज़ों को लागू करना चाहिए। एक्चुअली में क्या हुआ था, याद होगा, रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमिलनाडु को विजिट करते हैं और जितने भी यहाँ पर हमारी चोल डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उसको विजिट करते हैं। पीएम मोदी जो है जो गंगाईकोंडा चोलापुरम है इसको भी विजिट करते हैं एक फेस्टिवल के लिए। और उसी दौरान अपने स्पीच के अंदर में इन्होंने चोला डायनेस्टी को बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया। चोला डायनेस्टी के बारे में समझाया कि आज यहाँ पर मॉडर्न इंडिया को चोला डायनेस्टी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है। तो वो क्या सीखने की ज़रूरत है, चोला डायनेस्टी वो कैसी थी, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पीएम मोदी ने रिसेंटली एक और अनाउंसमेंट किया है कि चोला डायनेस्टी में जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं, राजा रहे हैं जिन्होंने रूल किया है, इनमें राजा राज चोला हो गए, उसके अलावा राजेंद्र चोला वन हो गए, इन दोनों का स्टैचू बनाया जाएगा। प्लस कुछ कॉइन भी रिलीज़ करे जाएंगे जिसमें राजेंद्र चोला वन का एक फिगर होगा।
ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे तो चोल साम्राज्य के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, चलो छोटा-सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारे तमिल डायनेस्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो तमिल डायनेस्टीज़ में इतिहास में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ रही हैं, चोलास, चेरास, पांड्याज़, ये आपको पता होगा। इनमें चोलास की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो चोला डायनेस्टी जो है अपने पावर में सबसे ज़्यादा आती है 9th सेंचुरी में। तो उस समय पर जो एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम है विजयलया चोला, इनके अंडर में ही दोस्तों यहाँ पर चोला डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है, ये जो एम्पायर है वो खड़ा होता है। ठीक है। और ये चोला डायनेस्टी जानी जाती है अपनी एक मजबूत नेवल पावर के लिए, यहाँ की नेवी बहुत स्ट्रांग थी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था जो मैंने आपको पढ़ाया है, और एक कल्चरल इन्फ्लुएंस था। ये चोल साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये केवल भारत तक सीमित नहीं था। ठीक है, इसमें जो अलग-अलग राजा आते रहे, जैसे विजयलया चोला की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने चोला एम्पायर को फाउंड किया, याद रखना आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने थंजावुर को कैप्चर किया, इसको मजबूत किया वापस से और रीबिल्ड किया। शैवाइट टेम्पल्स बनाए क्योंकि यहाँ पर ये सभी लोग शैवाइट को ज़्यादा फॉलो करते थे, यानी भगवान शिव जी से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर चोला डायनेस्टी के अंदर बनाए गए। ये इनका व्यापार का रास्ता हुआ करता था, और ये चोल साम्राज्य दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं इंडिया तक तो फैला था, लेकिन साथ ही साथ में इनका जो इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस बाकी सारे कंट्रीज़ तक जा चुका था। जैसे यहाँ पर आप देखोगे चाहे वो इंडोनेशिया हो, ठीक है, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, म्यांमार हो, यहाँ सभी जगह पर चोला राज्य का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो मेन जो फाउंडर हैं दोस्तों इस एम्पायर के वो हैं विजयलया चोला। फिर दूसरे यहाँ पर राजाराज चोला वन, हमने समझा था इन्होंने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंड किया, ये एम्पायर को श्रीलंका, मालदीव्स और वेस्ट इंडिया तक लेकर गए। इवन जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली पीएम मोदी इस टेम्पल को विजिट भी करते हैं, प्रश्न आपसे बन सकता है। तो इस टेम्पल को भी बनवाने वाले व्यक्ति राजाराज चोला वन हैं। ठीक है। और एक स्ट्रांग नेवी बनाई गई क्योंकि यहाँ पे समुद्र का बहुत बड़ा रास्ता था जहाँ से व्यापार करना था, तो एक स्ट्रांग नेवी उस समय पर हुआ करती थी। फिर राजेंद्र चोला वन अगले राजा यहाँ पर आते हैं, जो अपने इस एम्पायर को, चोल एम्पायर को सीधा ये और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया तक लेकर जाते हैं। और इन्होंने जैसे आज के समय का इंडोनेशिया है ना, उस इंडोनेशिया को हम श्रीविजय किंगडम के नाम से जानते हैं, उस पर जीत हासिल की इन्होंने, अपने ट्रेड को प्रमोट किया। फिर लास्ट में एक और एम्पायर आते हैं, एक और रूलर आते हैं जिनका नाम है कोलुतुंगा चोला वन। इन्होंने जितना भी ईस्टर्न चालुक्यास थे उनको चोलास के साथ में मिला लिया। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस को सपोर्ट किया, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स को यहाँ पर फंड करना शुरू किया। तो चोला लेगेसी आज भी मैटर करती है, क्यों? क्योंकि उनके समय पर नेवी बहुत मजबूत थी, वो हमको सीखना चाहिए, ये बात बोली जा रही थी। उसके अलावा वो जो इलेक्शन करते थे, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। इलेक्शन की जब बात आती है तो प्लीज़ इस बात को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न आने वाले समय पर बन सकता है कि हमारे चोल साम्राज्य में एक सिस्टम हुआ करता था जिसको बोलते हैं कुदावोलेई सिस्टम। कुदावोलेई सिस्टम, ये यूनिक मेथड था। इससे जो विलेज का एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, गांव का एक मेन नेता, मेन रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता था इस वाले मेथड से। आप इमेजिन करो आज से 1000 साल पहले, और ये होता था कुदावोलेई सिस्टम के माध्यम से, जिसको हम बैलेट पॉट कहते थे। इसमें एग्जैक्टली क्या होता था, एक व्यक्ति का नाम लिखकर पत्ते के ऊपर में नाम लिखने के बाद में एक मटके के अंदर में सारे नाम डाल दिए जाते थे, और फिर यहाँ पर एक बच्चे को, एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है, उसको लेकर आया जाता था मटके के पास। वो बच्चा रैंडमली किसी भी एक चिट को उठाता था, पत्ते को उठाता था, जिसका नाम होता था उसके अंदर में, वो जो नाम है दोस्तों, वो व्यक्ति फिर विलेज का रिप्रेजेंटेटिव बनता था। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि पब्लिक के सामने ओपन था, फेयर तरीके से होता था। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। कैंडिडेट्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे कि भाई जो कैंडिडेट होगा उसकी उम्र इतनी होगी और वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और हमें अपने पॉलिटिक्स सिस्टम में ऐड करना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। आज कोई एज लिमिट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर में। आज पॉलिटिक्स में आप देख पाओगे कितने कितने सब लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जब बात हो रही है चोल साम्राज्य में, वो कहते थे वैदिक टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होना चाहिए। आज वो पढ़ लिख लिया तो नेता कैसे बनोगे? तो वो चीज़ें आज देखने को मिलती हैं। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आज ये भी सब उल्टा ही है। जिसने क्राइम नहीं किया वो नेता कैसे बनेगा? हम तो वो सब चीज़ें हमें सीखनी है। ये सब चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इस एडिटोरियल के अंदर में एक्सप्लेन किया गया था। आई होप आपको याद आ रहा होगा। कोई नेपोटिज़्म में शामिल ना हो, ड्रंकर्ड ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये अच्छे फीचर्स उनके अंदर में प्रेज़ेंट है, तभी वो यहाँ पर नेता बनने के लायक है। समझ गए? तो ये हमें सीखना होगा, इसको लागू करना होगा। चलिए, नाउ फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रलय मिसाइल के बारे में। आपको याद आ रहा होगा, न्यूज़ आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था वो ये है कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली यहाँ पर बैक टू बैक प्रलय मिसाइल का टेस्ट किया है। या याद आ रहा होगा, ये न्यूज़ आर्टिकल भी मैंने लगाया हुआ था। तो प्रलय मिसाइल के बारे में फटाफट दोस्तों पढ़ लो, जो बेसिक सी बातें हैं। जो प्रलय मिसाइल है वो ऐसी दिखाई देती है। इसका कंट्रोल सिस्टम नीचे है, ये रॉकेट मोटर है और ये वॉरहेड है, जिसमें हम लोग सीधा एक्सप्लोसिव विस्फोटक को यूज़ करते हैं, जो बेसिकली धमाका करने के लिए जाना जाता है।
ठीक है, प्रलय मिसाइल के अंदर में अलग-अलग प्रकार के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये 2 स्टेज वाला रॉकेट मोटर है और कह सकते हैं कि प्रलय की जब हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार का मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। हमारे सतह से सतह पर ही ये हिट करता है, ठीक है। ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा जब मैं बात करता हूँ क्वासी बैलिस्टिक की, याद आ रहा होगा मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्वासी बैलिस्टिक का। तो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा इफेक्टिव होती है, माना जाता है इसको हवा में भेदा नहीं जा सकता, हवा में इसको टारगेट नहीं किया जा सकता। ये अपने टारगेट को आराम से शूट डाउन कर देता है। ये क्वासी बैलिस्टिक की एक खास बात होती है। तो बस खाली याद क्या रखना है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज जो है वो 150 से लेकर 500 किलोमीटर के आसपास है। दैट मीन्स शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है, ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। शॉर्ट रेंज पर थोड़ी पास में दुश्मन प्रेजेंट है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने इस प्रलय मिसाइल से, ठीक है। और इसका जो स्पीड है वो लगभग माक 1 से लेकर माक 1.6 तक है, ठीक है। माक 1.6 तक इसकी स्पीड हमको टोटल देखने को मिल जाती है। तो ध्वनि की स्पीड से भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इसकी गति देखने को मिलती है। इसमें कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है, सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है। सॉलिड फ्यूल के इस्तेमाल करने की वजह से ये जो रॉकेट है इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो शॉर्ट रेंज का सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में मार के गिराना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। आगे आते हैं। फिर अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर पब्लिश हुआ था। शायद आपको याद आ रहा होगा कि नंबर ऑफ कंट्रीज़ यानी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। इसमें आपको 24 देश देखने को मिलेंगे। कितने 24 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मतलब जानी जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल 12 कंट्रीज़ ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है। जो 12 देशों का नाम है उसमें इंडिया, आर्मेनिया, भूटान, कैम्बोडिया, इथियोपिया, एस्वातिनी, गिनिया, लाइबेरिया, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया, सूरीनेम, ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे जो इस अलायंस का हिस्सा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। प्रश्न यह है कि सर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? ये दुनिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसका मेन पर्पज़ है कि आज दुनिया में जो बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियां कौन सी प्रजातियों की हम बात कर रहे हैं सर? इसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा की बात कर रहे हैं। बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियां हैं। दुनिया में ये 7 प्रजातियां हैं। इसमें से भारत में 7 में से केवल 5 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो जैगुआर, प्यूमा को छोड़ दें, बाकी सारी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो इन सातों की सातों प्रजातियों को बचाने के लिए ये बिग कैट अलायंस बनाया गया है, याद रखिएगा, जिसके मेंबर्स आज के समय पर 12 देश हैं। इंडिया भी इसका सदस्य है, आर्मेनिया भी सदस्य है, भूटान भी सदस्य है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो प्लीज़ यहाँ पर ये 12 कंट्रीज़ के जो नाम है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो टोटल कंट्रीज़ ने ज्वाइन करने के लिए वैसे ऐसे हैं कि 24 कंट्रीज़ जो कह रही हैं, बट आज के समय पर 12 कंट्रीज़ जो इसके फुल मेंबर्स हैं। समझ गए? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया था 2023 में। लॉन्च करने वाला देश कौन था? इंडिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये ग्रुप का हेडक्वार्टर होगा कहीं पर सर? हाँ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है। इसका मेन फंक्शन यही है कि इन सातों की सातों बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को बचाना। ठीक है, बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का IUCN स्टेटस वगैरह यहाँ पर है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता। ठीक है, ये कहाँ पर बिलोंग करते हैं? ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, क्योंकि प्यूमास की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो इनकी प्रोटेक्शन की यहाँ पर ये बात करता है। ये नहीं पूछेगा, अगर पूछा उसने तो ये पूछेगा बताओ इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने मेंबर्स हैं, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस अलायंस को लॉन्च करने वाला देश कौन सा है। तो लॉन्च करने वाला देश इंडिया, हेडक्वार्टर भी इंडिया, और ये 12 कंट्रीज़ है जो फॉर्मल मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे आते हैं। फिर दोस्तों अगर आप लोग अगला आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पर बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, इन्होंने नए रूल प्रेजेंट करे थे इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को लेकर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। देखो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक प्रकार का फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और बैंक भी इन्वेस्टमेंट करती है। RBI कहता है कि भैया अगर सिक्योरिटी रिस्क को बचाना है, रिस्क आपको नहीं झेलना है, तो अपना इन्वेस्टमेंट का लिमिट्स रखना होगा। तो RBI ने एग्जैक्टली अभी कुछ समय पहले क्या बोला था, ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी बैंक हैं उनको, देखो RBI का मेन काम क्या है, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो होती हैं जो लोन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन बैंकिंग करने का सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलता, यानी आप इसमें डिपॉजिट वगैरह नहीं कर सकते जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। समझ गए? तो आप देखोगे चाहे RBI बैंक को रेगुलेट करता हो, NBFC को रेगुलेट करता हो, दूसरे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। ये सारे इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड एंटिटीज़ कहलाती हैं क्योंकि इनके ऊपर RBI बैठा है। तो RBI ने रिसेंटली एक लिमिट सेट कर दी है, और लिमिट सेट करने के बाद ये बोला है कि जितने भी यहाँ पर ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, यानी बैंक, NBFC की बात हो रही है, ये
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं इसमें अगर निवेश करना चाहते हैं, लेकिन एक लिमिट के आधार पे। अगर एक सिंगल बैंक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपने टोटल मनी का केवल 10% के आसपास यहाँ पर वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की जो भी स्कीम आई है, उस स्कीम में जितना भी टोटल मनी इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, उसका 10% केवल यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है सिंगल बैंक। और अगर पूरा ग्रुप ऑफ बैंक यहाँ पर इकट्ठा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो कलेक्टिव जो यहाँ पर इनका इन्वेस्ट करने का जो लिमिट है वो 20% कर दिया गया है। अब ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज हुआ है। बस आरबीआई ने लिमिट बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट करने की, जो लिमिट है उस पर यहाँ पर एक कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अगर सिंगल बैंक इन्वेस्ट कर रहा है तो 10% इन्वेस्ट कर सकता है एआईएफ स्कीम में, और अगर ग्रुप ऑफ बैंक्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरा कंबाइंड वे में यहाँ पर ये सब मिलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं एआईएफ स्कीम में। दैट्स इट। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इवन इस साल 2025 में प्रीलिम्स में भी प्रश्न बना था ऑल्टरनेटिव स्कीम को लेकर, याद होगा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को लेकर। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं? देखो, जब हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, भाई निवेश कर दे, पैसा लगा दे, तो एकदम से दिमाग में आता है स्टॉक मार्केट, कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए कह रहा है ना। स्टॉक मार्केट्स हो गए या फिर हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसमें पैसा लगाने के लिए कह रहा है। देखो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स नॉर्मल हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर इसका जो मेन ऑल्टरनेटिव है, इससे भी हटकर जो इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, अब जैसे चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है? सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों को पता है। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये भी एक प्राइवेट फंड होता है जिसमें पैसा इकट्ठा होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से हटकर होता है। तो ये ना ही स्टॉक है, ना ही बॉन्ड है, ना ही म्यूचुअल फंड है। तो सर यहाँ पर कोई रिस्क वगैरह ज़्यादा होता है? हाँ बिल्कुल, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है ना। स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी रेगुलेट करे जाते हैं सेबी के माध्यम से, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो सर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते कहाँ पर हैं? ये तो हमें पता हो गया। जैसे स्टॉक में तो किसी कंपनी के स्टॉक को परचेज कर लिया, म्यूचुअल फंड में तो अलग अलग कंपनीज है, उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह करवा ली, पैसा लगा दिया या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्या होता है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में 3 कैटेगरीज में आपके फंड्स बटे होते हैं। इन 3 कैटेगरीज में आप पैसा लगा सकते हैं। एक होता है वेंचर कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल फंड्स में पैसा लगाया जा सकता है, या प्राइवेट इक्विटी फंड्स में लगाया जा सकता है। कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर में हेज फंड्स आते हैं। इसमें रिस्क और भी ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क सबसे कम होता है, इसमें रिस्क मीडियम होता है। समझ रहे हैं? तो स्टॉक मार्केट वगैरह को हटा दें, इनका जो मेन ऑल्टरनेटिव है, इनसे हटकर जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं ये आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सेबी इनको रेगुलेट करता है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। चलिए भैया, अगले आर्टिकल पे जंप करते हैं। दुनिया का सबसे छोटे सांप के बारे में डिस्कशन हो रहा है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नेक। ये स्नेक वापस से रीडिस्कवर किया गया है काफ़ी सालों बाद। कहाँ पर? बारबाडोस में। बारबाडोस जो कि एक आइलैंड कंट्री है, कैरिबियन सी में प्रेजेंट है, जो बेसिकली हम लोगों ने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो ये जो सांप की डिस्कवरी हुई है, इसका स्पीशी का नाम है टेट्राक्लोस्टोमा कार्ले। याद मत रखिए, बस खाली इतना याद रखिएगा, बारबाडोस में ये मिला है और इसका एक नाम है बारबाडोस थ्रेड स्नेक। ठीक है, बहुत टाइम बाद रीडिस्कवरी हुई है, कम से कम 20 साल बाद ये वापस से मिला है। ये दुनिया का सबसे छोटा सांप है। एक सिक्के के ऊपर, यहाँ पर आप देख पाओगे, एक कॉइन के ऊपर आराम से यहाँ पर ये बैठ सकता है, इतना ज़्यादा छोटा है। समझ गए? फिर उसके बाद में ये मतलब कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर इसको रीडिस्कवर किया, वो जानकारी दी गई है। इसकी डाइट वगैरह देख लो ज़रा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइट की बात करते हैं तो ये टर्माइट्स को खाने का काम करता है, जो दीमक होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं, उनको खाने का काम करता है। ठीक है, इसको दिखाई नहीं देता। कई बार मतलब जब ये सांप अंडे देते हैं ना, तो सांप बहुत सारे अंडे देते हैं एक साथ, लेकिन ये छोटा वाला बारबाडोस थ्रेड स्नेक केवल एक अंडा देता है एक बार में, और उस अंडे का शेप भी कुछ ज़्यादा ही ओवल होता है इस तरीके से। इसका बिहेवियर जो है वो क्रिप्टिक होता है, याद रखिए। क्रिप्टिक मतलब यह है कि अगर आपके सामने भी ये सांप प्रेजेंट होगा तो अपने आप को इस तरीके से छिपा के रखता है कि इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। लग रहा है इसी वजह से 20 साल बाद यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया है। अब दोस्तों 20 साल बाद वापस से देखने को मिला है, इससे पहले ये मिलता था। अभी के फिलहाल पर ये बारबाडोस में ही मिला है, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में प्रश्न आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, बस खाली इसका नेचर, बिहेवियर मैं आपको बता ही चुका हूँ। बिहेवियर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक्सट्रीमली क्रिप्टिक है, अपने आप को छिपा के रखता है। उसके अलावा किस प्रकार का ये सांप है, वो है इंसेक्टिवोरस, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, दीमक, चींटियाँ, इनको खाने का ये काम करता है। ठीक है, आगे आते हैं।
और आपको याद होगा मैंने पढ़ाया भी था ये कहाँ पे मिलता है, बारबाडोस में। बारबाडोस कहाँ पर है दोस्तों, ये कैरिबियन सी है और ये अटलांटिक ओशन है। तो बारबाडोस एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो हमारे अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है। ठीक है, यहीं पर छोटे छोटे और भी देश आपको देखने को मिलेंगे, डोमिनिका, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा, ये सारे देश हैं। और एक बात और याद रखिए, वर्जिन आइलैंड से लेकर ये जितने भी आइलैंड्स ऐसे करके एक आर्क बना रहे हैं ना, ये जो आर्क बन रही है इसको हम बोलते हैं लेसर एंटिलीज। एंटिलीज क्या है, एंटिलीज बेसिकली एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये यहाँ पर लेसर एंटिलीज मतलब ध्यान में रखिएगा, ये जो ग्रुप है इसको नाम दिया गया है लेसर एंटिलीज। तो क्या बारबाडोस लेसर एंटिलीज का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, लेसर एंटिलीज के साथ में ये व्यापार वगैरह तो करता है, लेकिन आप देखोगे वैसे जोग्राफिकली ये इस आर्क से बाहर है, तो ये लेसर एंटिलीज का हिस्सा नहीं है। प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर ये बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यही मेजर पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो बारबाडोस है नॉट जोग्राफिकली अ पार्ट ऑफ लेसर आर्कीपेलागो। तो जो लेसर एंटिलीज है इसका हिस्सा यहाँ पर जोग्राफिकली तौर पर नहीं है। बारबाडोस एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है। ये कैरेबियन रीजन, क्या ये कैरेबियन सी का हिस्सा है? नहीं, ये अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहीं पर ये स्नैक मिला है, बारबाडोस थ्रेड स्नैक। ठीक है, तो बेसिक सा रिवीजन कर लेते हैं। आइलैंड नेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। उसके अलावा आप देखोगे तो लेसर एंटिलीज का यहाँ पर ये हिस्सा जोग्राफिकली हिस्सा नहीं है, बट कई बार ट्रेड वगैरह चलता है। और बारबाडोस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है वो है माउंट हिलाबे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख पाओगे एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था रिसेंटली गिनी इंडेक्स को लेकर। तो एडिटोरियल क्या कहता है, आइए फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने इसका शॉर्ट नोट बना रखा है, बस खाली आपने इतना पढ़ना है जो मैं आपको गिनी इंडेक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो रिसेंटली आपको पता है गिनी इंडेक्स का डेटा आता है। तो गिनी इंडेक्स है क्या, जिसको हम गिनी इंडेक्स या गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, ये एक टूल है। एक टूल जिसमें हम क्या करते हैं, एक देश की इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। यानी एक देश के अंदर, फॉर एग्जांपल भारत के अंदर में कितने लोगों के पास कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिसके पास में सबसे ज़्यादा पैसा है, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिसके पास में कम पैसा है। तो भारत की इस मामले में स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि केवल आप देखोगे टॉप के कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जिनके पास में आज इंडिया की आधी वेल्थ प्रेजेंट है। बाकी सभी लोग ऐसे हैं जो मिडिल इनकम में आ रहे हैं या फिर लोअर इनकम में आते हैं या पुअर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यानी भारत के अंदर में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी आय असमानता है। जो कमा रहा है उसके पास में, जिसके पास में पैसा है वाकई में बहुत पैसा है, जिसके पास में नहीं है या कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए, इस चीज़ को मापने के लिए गिनी इंडेक्स आता है, जिसको हम गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। और इस गिनी इंडेक्स में किसी भी देश को नंबर दिया जाता है कि वहाँ पर इनइक्वालिटी किस प्रकार है। ये नंबर 0 से लेकर 100 के बीच में होता है, ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे किसी देश में स्थिति बहुत अच्छी है, यानी सबकी इनकम बराबर है, सब एक जैसे रह रहे हैं, सबके पास अच्छी वेल्थ है, तो मतलब उसको 0 मिलेगा। 0 मतलब कि वहाँ पर परफेक्ट इक्वालिटी है, सभी लोग बराबर हैं, है ना, सभी के बीच में समानताएं हैं। लेकिन जैसा यहाँ पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरे और देशों की बात कर रहे हैं, तो इन देशों में असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं। किसी की आय ज़्यादा है, किसी की आय बहुत कम है। तो वैसे देशों का जो नंबर है या वैसी कंडीशन होती है तो नंबर बढ़ता चले जाता है। ठीक है, अगर परफेक्ट इक्वालिटी के लिए देखा जाएगा तो नंबर 0 है, और अगर असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं किसी देश के अंदर में तो ये नंबर 100 तक जाता है, बीच में नंबर बढ़ने लगता है। 2023 में इंडिया के गिनी इंडेक्स की जो रैंकिंग है, जो नंबर है हमको वो 25 दिया गया था। कहोगे 25 फिर भी बुरा नहीं है भाई, 0 के तो पास ही है ना, मतलब भारत में इतनी सारी असमानताएं होने के बाद भी 25 है। तो राइटर ने इस आर्टिकल में यही बोला था कि भाई ये गिनी इंडेक्स इंडिया के बारे में गलत डेटा देता है, क्योंकि गिनी इंडेक्स के अंदर में जो भी लोगों की इनकम मेजर की गई है, या तो वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उनका डेटा लिया गया है। लेकिन भारत में इनकम टैक्स पे करने वाले केवल 10% लोग हैं, बाकी सब लोग कहाँ गए। और भारत में केवल जो फॉर्मल सेक्टर है वो बहुत कम है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो लोग यहाँ पर कह सकते हैं ऐसी नौकरियाँ कर रहे हैं, जो रोज़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है, और इनका मेजरमेंट करता ही नहीं है गिनी इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया की यहाँ पर उन्होंने नंबर दिया है ना 25, ये नंबर अगर आप डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ग्राउंड लेवल पर देखेंगे, तो इंडिया में ये इनकम इनइक्वालिटी और ज़्यादा है, और ये नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बात राइटर का कहना है। तो बस खाली गिनी इंडेक्स के बारे में बेसिक से फैक्ट्स याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग दिस गिनी इंडेक्स। चलिए आगे आते हैं। ना फिर एक आर्टिकल यहाँ पर ये पब्लिश हुआ था, ये याद होगा दोस्तों, लेप्रोजी के बारे में, हैंसेन डिजीज़। ये हमने डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन अपने नोट्स ज़रूर से बनाए थे, हम लोगों ने नोट्स में अपडेट किया हुआ था। ये द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आज भारत में बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, जो ऐसे भेदभाव है, भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। तो जितने भी ऐसे लॉज हैं दोस्तों, उन सब लॉज को हटाया जाए, क्योंकि इस भेदभाव की वजह से ऐसे लोग जो लेप्रोजी के शिकार हो जाते हैं, लेप्रोजी एक प्रकार की बीमारी है,
एक डिजीज़ है। ये डिजीज़ जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं कई बार। हाथ पे इस तरीके से आप देख पाओगे वाइट वाइट हो जाता है या फिर हाथ के ऊपर में गांठें बन जाती हैं। हमारा जो हाथ का फॉर्म है, फॉर्मेशन जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बिगड़ने लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की मांग की कि भाई जितने भी लॉज ऐसे हैं, जितने भी कानून ऐसे हैं जो भेदभाव कर रहे हैं, और वो भी स्पेशली लेप्रोजी अफेक्टेड पर्सन्स के साथ में, जो लोग यहाँ पर इस बीमारी का शिकार है, वो अपनी मर्जी से तो बीमार हुए नहीं है, हो गई किसी कारण की वजह से बीमारी, तो इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इसी के आधार पे कोर्ट ने इन्फॉर्म किया कि भाई लगभग हमारे स्टेट के अंदर में 145 ऐसे लॉज हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आता है, तो अभी भी इसके प्रावधान कहीं ना कहीं लागू हैं। तो कोर्ट ये कहता है कि जितना जल्दी हो सके रेमेडियल स्टेप्स लीजिए और यहाँ पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पूरी तरह से लेप्रोजी के खिलाफ ख़त्म होना चाहिए। तो इसमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेप्रोजी के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए और कुछ नहीं। लेप्रोजी क्या है? एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रश्न बन सकता है इसमें इसके पीछे कौन सा बैक्टीरिया है? वो है माइकोबैक्टीरिया लैप्रेई। माइकोबैक्टीरियम लैप्रेई की वजह से बीमारी फैलती है, समझ गए? तो ज़्यादातर यहाँ पर ये खाल को, नर्व्स को, आँखों को, इन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर इम्पैक्ट करती है। क्या ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है, फैल सकती है? हाँ, इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है। बताया जाता है कि अगर एक व्यक्ति जिसको लेप्रोजी है, दूसरा व्यक्ति जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके कॉन्टैक्ट में लंबे समय तक रहता है, तो ये बीमारी फैल सकती है। जिसको लेप्रोजी यानी जिसके शरीर में ये बैक्टीरिया है, वो अगर खाँस दे, छींक दे तो उसके बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे और वो बैक्टीरिया हवा के माध्यम से किसी दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आ जाएँ, तो परेशानी हो सकती है और 5 से 20 साल के अंदर में ये लेप्रोसी जैसी बीमारी उसको हो सकती है। 2 प्रकार की लेप्रोसी होती हैं दोस्तों, भारत में याद रखिएगा। एक होती है पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी और दूसरी होती है मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। पॉसी बैसिलरी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये माइल्डर कंडीशन है, बहुत मतलब बीमारी का कम खतरा होता है। मल्टी बैसिलरी के अंदर में यानी बैक्टीरिया का लोड ज़्यादा होता है, तो इसलिए कई बार लक्षण भी ज़्यादा भयानक होते हैं, डरावने होते हैं, बीमारी को ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्किन का कलर चेंज होने लगता है, बॉडी के ऊपर में छाले, दाग, दाने, ठीक है, ये सब गांठें बनने लगती हैं और बॉडी के अंदर में जो सेंसेशंस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी की नर्व सारी डैमेज हो जाती हैं। मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। हाथ पैर के जो कह सकते हैं शेप है वो पूरे चेंज हो जाते हैं, मुड़ से जाते हैं हाथ पैर, है ना? आँखों में कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, ब्लाइंडनेस होने लगता है, दिखाई देना कम होने लगता है। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है। इसी को डील करने के लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, कई बार लोग भेदभाव करने लगते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे अंदर आ जाएगी, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर एकदम ऐसा डील किया जाता है कि इससे हट जाओ इसके पास से। तो कोर्ट कहता है भाई ऐसा नहीं है, तो ये जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के लॉज हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के लॉज खत्म होने चाहिए। हालांकि दुनिया भर के बहुत सारे एफर्ट्स हैं लेप्रोसी को ख़त्म करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रणनीति तैयार की है 2021 से 2030 तक के बीच में लेप्रोसी को ख़त्म करने की। इंडिया के अंदर कंडीशन देखेंगे तो भारत के अंदर 200 लेप्रोसी के ढेर सारे केसेस हैं। दुनिया भर में जितने भी केसेस होते हैं उसके 60% केसेस दोस्तों लेप्रोसी के भारत में हैं। और भारत में कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोग देखने को मिलेगा? उसमें बिहार है, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों के भी कुछ केसेस हैं, 9% ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बच्चों को भी लेप्रोसी जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। लेप्रोसी कोई हम लोग हैंसेन डिजीज़ कहते हैं, जो हम लोगों ने थंबनेल में हैंसेन डिजीज़ के नाम से मेंशन कर रखा है। ठीक है, फिर अपना एक आर्टिकल ये पब्लिश हुआ था, याद होगा दोस्तों, ये न्यूज़ आर्टिकल जहाँ पे जीडीपी सीरीज़ के बारे में सारा डिस्कशन हुआ है। नई जीडीपी की सीरीज़ 27 फरवरी से रिलीज़ होने वाली है। नए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा निकल कर आएगा और नया सीपीआई का डेटा निकल कर आएगा। ये सब क्या है? तो नई जीडीपी की सीरीज़ आएगी, इसका मतलब क्या है? देखो, आज जब हम लोग अपने देश की इकॉनमी को कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी का जब कैलकुलेशन होता है तो बेस ईयर को भी मैनेज किया जाता है। तो अभी तक यहाँ पर दोस्तों जीडीपी का जो बेस ईयर हुआ करता था वो हुआ करता था 2011-12, यानी हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को 2011-12 की अर्थव्यवस्था से कंपैरिजन करते थे। तो अब बस खाली नई सीरीज़ जो आएगी जीडीपी की वो 2026 में आएगी, टाइम लगेगा, लेकिन 2026 में जो नई जीडीपी सीरीज़ अपलोड होगी, याद रखना, उसमें बेस ईयर को बदल दिया जाएगा, 2022-23 यहाँ पर इसका बेस ईयर कर दिया जाएगा। उसी तरीके से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में प्लीज़ इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसका भी बेस ईयर हम लोग बदलने वाले हैं। 2011-12 से इसका जो बेस ईयर है वो आगे बढ़ाकर 2022-23 कर दिया जाएगा, इसका भी बेस ईयर। ठीक है, फिर न्यू सीपीआई सीरीज़ आपको देखने को मिल जाती है। जब मैं बात करता हूँ न्यू सीपीआई सीरीज़ की, तो विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी क्या करेगा? रिटेल इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है, ठीक है, हमारी महंगाई को ट्रैक करता है। इसका बेस ईयर 2024 कर दिया जाएगा। तो बेस ईयर बस खाली बदलने की बात हुई है और इसमें कोई भी डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, ये आपको याद होगा। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि चाहे वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, ठीक है, ये सब चीज़ें किसके अंदर में आती हैं? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में, MOSPI के अंदर में। देखो,
इसी एमओएसपीआई के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा हो रही थी कि एमओएसपीआई यहाँ पर ये सारे काम कर रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर ये नए बड़े चेंजेस लेकर आने वाला है। तो ये एमओएसपीआई क्या है, याद रखिएगा, इस मंत्रालय के बारे में मैंने आपको बेसिक डेटा समझाया था कि ये आज के समय की सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार का एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। ठीक है, देश का ऑफिशियल डेटा स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर ये पब्लिश करता है। इसका मेन काम है इंडिया का जो भी यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसको मैनेज करना, और साथ ही साथ में जो महंगाई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है उसको रिलीज़ करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी का डेटा ये रिलीज़ करता है। साथ ही साथ में नेशनल इनकम का डेटा हमको देता है, कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग्स का डेटा भी हमको प्रोवाइड करवाता है। और ये याद होगा, साथ ही साथ में जो एमपी लेड स्कीम होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम या 20 पॉइंट प्रोग्राम, इन स्कीम को भी मॉनिटर करने का काम किसका है, इसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का है। इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट विंग बॉडी है एनएसओ, विच इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये एमओएसपीआई के अंडर में आता है। इसका मेन काम है डेटा का कलेक्शन करना, लेकिन इस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में दो बॉडीज़ आती हैं, दो बॉडीज़ को मिलाकर बनाया गया है। पहला सीएसओ है, दूसरा एनएसओ है, एनएसएसओ। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये एमपी लेड स्कीम और 20 पॉइंट प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का काम करता है। इसमें और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने एक और आर्टिकल या एडिटोरियल डिस्कस किया था रिगार्डिंग डर्टी हैरीज शैडो। ये आपको याद आ रहा होगा, ये डर्टी हैरीज शैडो एग्जैक्टली क्या है। ये आपको यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल दिखेगा के अशोक वर्धन शेट्टी साहब, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा था। ये बात करते हैं कस्टडियल वायलेंस के बारे में, कि जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को कस्टडी में लेती है, टॉर्चर करती है, टॉर्चर करने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पहले तो ये डेटा याद रखना है अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो लगभग 687 कस्टडियल डेथ भारत में हो चुकी हैं, यानी किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है, अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुआ है, उसको इतना मारा गया, ठीक है, पूछताछ करने के दौरान, कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो 687 कस्टडियल डेथ रिपोर्ट करी गई हैं दोस्तों इंडिया में 2018-19 से और 2022-23 के बीच में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो ये कस्टडियल वायलेंस होता है, मारपीट करके यहाँ पे एक व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन निकालना, ये जो मेथड है ये डर्टी हैरी मेथड कहलाता है। तो डर्टी हैरी मेथड को यहाँ पे हमें हटाना होगा। इसकी बजाय हमें शर्लॉक होम्स नाम का जो मेथड है इसको लागू करना होगा। ये बात यहाँ पे राइटर एक्सप्लेन करते हैं। शर्लॉक होम्स में क्या होता है, एक अच्छा तरीका होता है पूछताछ करने का। ठीक है, हम कोई यहाँ पर हिंसा नहीं करते उस व्यक्ति के साथ में, सही तरीके से पूछते हैं, उसको ज़्यादा कोऑपरेटिव बनाते हैं ताकि वो सही जानकारी हमको दे सके। डर्टी हैरी में उसको मारा तोड़ा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर कई बार इतना एक्सट्रीम लेवल पर किया जाता है कि उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, वो सोचता है भाई कम से कम अगर कबूल दूंगा तो बच तो जाऊँगा, जान तो बच जाएगी, तो वो उसने अपराध ना करके भी कभी कभी वो कबूल देता है। तो ये डर्टी हैरी मेथड है। आपसे बस खाली यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ शर्लॉक होम्स और डर्टी हैरी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये कस्टडियल वायलेंस से रिलेटेड है। डर्टी हैरी कस्टडियल वायलेंस से रिलेटेड है। शर्लॉक होम्स बेसिकली यहाँ पर नया ऑल्टरनेटिव डिफरेंट तरीका है जहाँ पे हम कस्टडियल वायलेंस को रोक सकते हैं। समझ गए, बस ये दो मेथड याद रखने हैं। ये याद होगा, हमने एडिटोरियल में पढ़ा था। फिर एक और आर्टिकल रिसेंटली न्यूज़ में था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था, आज यहाँ पे इस रिवीजन वाली सीरीज़ में ही डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ नालसा। नालसा रिसेंटली चर्चाओं में था एक एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव में। आइए फटाफट बात करते हैं। ये नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, या फिर हम लोक अदालत भी कहते हैं। लोक अदालत अलग कॉन्सेप्ट है। ये नालसा या लोक अदालत क्या करता है, ये फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करवाता है। याद रखना, पेन लग रहा है यार, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई, वेट एक सेकेंड रुकना दोस्त। तो ये नालसा क्या है, बातें याद रखना, इसका मतलब है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या करता है, फ्री लीगल सर्विस हमको प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, फ्री लीगल सर्विस। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी। देखो एक्चुअली में क्या होता है, आज ना बहुत सारे लोगों को ये लीगल जानकारी नहीं होती है। ठीक है, वो बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ गरीब होते हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है, तो उनके साथ में कुछ अगर अन्याय हुआ है, वो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में उनको पता है इतना सारा पैसा लगना है, तो सर क्या करें। तो उस वाले पर्टिकुलर कंडीशन में जो ये फ्री सर्विस हैं, ये फ्री लीगल एड सर्विस, फ्री अवेयरनेस की सर्विस, फ्री सपोर्ट सर्विस, ये नालसा या लोक अदालत के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस वजह से ये चर्चाओं में रहता है और लोक अदालत इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। अगर आप देखोगे इंडिया में जो ये लीगल एड मूवमेंट है वो किस तरीके से शुरू हुआ है, ये बात हम कर रहे हैं 1960 से। 1960 में गाइडलाइन आती है कि हाँ इंडिया में लीगल एड स्कीम्स को लाना चाहिए। फिर 1976 में दोस्तों आर्टिकल 39A, ध्यान रखना, आर्टिकल 39A भारतीय संविधान में ऐड करा गया। और अलग से ऐड किया है, मतलब भारतीय संविधान में संशोधन किया होगा। जी बिल्कुल, वो जो संशोधन था वो 42वां संशोधन था।
फिर 1980 1980 में देखोगे कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम को हम लोगों ने बनाया। फिर 1987 के अंदर में आप देख पाओगे तो ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे कि हमें लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहिए। 1995 में जाकर नालसा नाम की बॉडी बनाई जाती है। 1998 में दोस्तों यहाँ पर एक परमानेंट कॉन्टिन्यूस लोक अदालत बनाए गए, जो बेसिकली लोक अदालत क्या करता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म का सपोर्ट देता है। यानी कोई केस अगर कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में जाने से पहले यहाँ पर उसको लोक अदालत में डील किया जा सकता है। ये हमारा मेन पर्पस होता है उस पर्टिकुलर केस में। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे तो लोक अदालत या नालसा का मेन पर्पस तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो मेन पर्पस नालसा का क्या होता है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। नालसा काम करता है ताकि वो इंश्योर कर सके जितने भी पुअर पीपल हैं या वल्नरेबल पीपल हैं, ठीक है, जिनके पास में पैसा नहीं है, उनको फ्री में लीगल हेल्प मिल जाए। ठीक है, इसलिए नालसा दो चीज़ें मेंटेन करके चलता है। पहली चीज़ लीगल एड देना, स्पेशली उन व्यक्ति को जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर दूसरे व्यक्ति जिनके लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर केसेस को कोर्ट में जाने से पहले ही तुरंत रिजॉल्व किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है। तो लोक अदालत ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करता है, यानी कोर्ट में जाने से पहले ही बाहर यहाँ पर ये केसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके निपटाया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है। समझ गए। तो जो लीगल एड सिस्टम है भारत में वो कहाँ से है, टॉप टू बॉटम देखोगे तो नेशनल लेवल पर नालसा है जो फ्री लीगल एड देता है। ठीक है, स्टेट लेवल पर देखोगे तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारी आ जाती है। हाई कोर्ट पर देखोगे तो हाई कोर्ट भी लीगल सर्विस कमेटी देता है। डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अथॉरिटी कमेटी आपको देखने को मिलेंगी। तालुक में देखोगे तो तालुक लीगल सर्विस कमेटी हमको मिल जाती है। तो ये बॉडीज सब साथ में मिलकर काम करती हैं और लीगल हेल्प प्रोवाइड करवाती हैं और लोक अदालत को हर एक लेवल में ऑर्गेनाइज करने का काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाने का काम करती हैं। लोक अदालत मैंने आपको बता दिया, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम, जहां पे कोर्ट से पहले ही यहाँ पे सारे मामले को रिजॉल्व किया जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि ये जो फ्री लीगल एड है ये किस किस को मिल सकता है, कौन कौन लोग यहाँ पर लोक अदालत या नालसा की सर्विस को ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले एक महिला या छोटा बच्चा या एक पर्सन जो स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी से आता है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी, या कोई नेचुरल डिजास्टर का विक्टिम है, या किसी के साथ वायलेंस हुआ है, या उसके पास पैसे नहीं है, या कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है, या व्यक्ति कोई जेल में है, या फिर कह सकते हैं एक व्यक्ति जिसकी एनुअल साल की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, वो इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल है, उसको लीगल एड दिया जाता है। लीगल एड बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है केवल गरीब के लिए है, स्पेशली वो लोग जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस चुके हैं उन सब के लिए लीगल एड है। संविधान क्या कहता है, तो संविधान में लीगल एड की सारी सुविधाएं दी गई हैं। मैंने आपको बताया जो नालसा है इसको संविधान से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 39A जो है हमारा, इसी के तहत आप देखोगे तो हमने 42 जो संशोधन किया था उसी के आधार पे ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो आर्टिकल 39A यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको फ्री लीगल सपोर्ट देना चाहिए ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके, जिनके पास पैसा है या जिसके पास पैसा नहीं है सबको। फिर आर्टिकल 14 यहाँ पर बात करता है कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, तो उस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है। फिर आर्टिकल 22 क्लॉज में बात करता है कोई भी व्यक्ति जो भी अरेस्टेड है उसके पास में अधिकार है कि वो एक लॉयर को ले सके या लॉयर उसको यहाँ पर मिल सके। समझ गए। तो ये हो गया हमारा नालसा वाला एक इंपॉर्टेंट सिस्टम, ध्यान रखना। अब लोक अदालत क्या होती हैं वो भी आप समझ गए। कोर्ट से पहले ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स के जो भी विवाद है कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से पहले भैया उसको निपटा दिया जाए, तो इसलिए हम उसको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट फोरम बोलते हैं। लेकिन जो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं वो यहाँ पर हैंडल नहीं किए जाते। कहीं आप सोच रहे हो कि लोक अदालत में क्या सारे केसेस हैंडल हो जाएंगे, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या वो भी सेटल हो जाएगा, रेप हो गया तो क्या वो भी सेटल हो जाएगा, नहीं, सीरियस केसेस कोर्ट में ही जाएंगे। लोक अदालत केवल सिविल केसेस को मैनेज करेगा, फैमिली डिस्प्यूट्स को मैनेज करेगा। चेक बाउंस का कोई केस है, मोटर एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा कोई केस है तो उस केसेस को यहाँ पर लोक अदालत मैनेज करने का काम करता है, तो याद रखिएगा। फिर अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में, याद होगा। बस खाली खबर ये थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में जो पैसा है वो बढ़ा दिया गया है। पहले बजट इसका 1920 करोड़ था, इसको बढ़ाकर 6520 करोड़ कर दिया गया है। फोकस यहाँ पर यह है कि इस वाले स्कीम के अंदर में 50 इरेडिएशन यूनिट बनाए जाएंगे ताकि जो हमारा खाना सड़ जाता है वो खाना सड़े ना, इस प्रकार के यूनिट्स में रखा जा सके। और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स यहाँ पर बनाने की बात हो रही है। समझ गए। ठीक है, तो ये इस स्कीम के अंदर में हो रहा है। बाकी ये किस प्रकार की स्कीम है, प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनेशन में बन सकता है कि ये किस प्रकार की स्कीम है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहाँ पर केंद्र सरकार सारा पैसा खर्च करती है। इसको अप्रूव कौन करता है, तो मई 2017 में यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर इसको अप्रूवल दिया है।
ठीक है, 2017 में अप्रूवल दिया, अब फाइनली यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करना, हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान की इनकम को बढ़ाना, ये मेन पर्पज़ है। आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, तो यही चीज़ याद रखनी है, या दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, दैट्स इट। फिर याद होगा हमने डिस्कस किया था एक नया फ्रिगेट फ्रिगेट क्या होता है, लड़ाकू जहाज़। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत एक नया फ्रिगेट तैयार करके हमारी नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। उस फ्रिगेट का नेम है हिमगिरी। हिमगिरी यहाँ पे याद रखना दोस्तों, हिमगिरी एक नया जहाज़, लड़ाकू जहाज़ बनाकर प्रोजेक्ट 17A के तहत यहाँ पर दे दिया गया है हमारी नेवी को। ये जो फ्रिगेट होता है इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, यानी ये लड़ाकू जहाज़ है तो काफ़ी सारे हथियार हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, एडवांस सर्विलांस रडार है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसमें देखने को मिलेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी दुश्मन की रडार के अंडर में ये नहीं आएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत हम लोगों ने तैयार किया है। तो सर प्रोजेक्ट 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17A की जब हम लोग बात करते हैं तो हम इसमें नीलगिरी क्लास के जहाज़ बना रहे हैं, और इससे पहले प्रोजेक्ट 17 भी लेकर आया गया है भारत में, उसमें शिवालिक कैटेगरी के जहाज़ हम लोग तैयार करते हैं। तो प्रोजेक्ट 17A के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा हमारे प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 जहाज़ हम लोग को 7 शिप्स बनाने हैं, 7 शिप्स बनाने का टारगेट है, जिसमें INS नीलगिरी जो है ये पहला जहाज़ है जो 2019 में लॉन्च किया गया था। फिर INS हिमगिरी फाइनली लॉन्च हो चुका है, नेवी को सौंप दिया गया है। INS तारागिरी अंडर कंस्ट्रक्शन, उदयगिरी डिलीवर किया जा चुका है, दूनागिरी आपको देखने को मिलेगा, विंध्यागिरी देखने को मिलेगा, महेंद्रगिरी देखने को मिलेगा। तो ये 7 जहाज़ हैं जो प्रोजेक्ट 17A के तहत रेडी किए जा रहे हैं। इन जहाज़ को बनाने वाली हमारी जो कंपनी है, भारत में 2 कंपनी है शिप बिल्डर्स कंपनी, एक मुंबई की है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और दूसरा कोलकाता का यहाँ पर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो ये जो 7 जहाज़ बन रहे हैं इसमें से 4 जहाज़ हमारा मुंबई वाली कंपनी बना रही है और 3 जहाज़ यहाँ पे हमारी कोलकाता वाली कंपनी बना रही है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था लद्दाख के होप मिशन के बारे में, शायद आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, याद दिला देता हूँ। अभी कल ही डिस्कस किया है 1 अगस्त को। तो लद्दाख के अंदर में एक मिशन के तहत स्टेशन बनाया जा रहा है, होप मिशन है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। होप मिशन की फुल फॉर्म है ह्यूमन आउटर प्लानट एक्सप्लोरेशन। तो ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लद्दाख में बेसिकली एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो माहौल ऐसा लगेगा जैसे चंद्रमा का है या फिर मंगल ग्रह का है। ये फोटो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है जिसका नाम है सोकर रीजन। तो याद रखिए सोकर रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। एक रिसर्च स्टेशन वहाँ पे बनाया जा रहा है जो क्या करेगा, हमारे चंद्रमा के एनवायरनमेंट को कॉपी करेगा और मार्स के एनवायरनमेंट को कॉपी करेगा। और यहाँ पे क्योंकि भविष्य में हम लोग चंद्रमा और साथ ही साथ में मंगल ग्रह दोनों पे मिशन लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारे एस्ट्रोनॉट को पहले से ही तैयार किया जाएगा, ऐसी जगह पे तैयार किया जाएगा और इनको 10-10 दिन तक इन जगह पे छोड़ा जाएगा ताकि उनका जो माइंड है उसके प्रति रेडी हो जाए कि हाँ उनको आगे मिशन में ऐसे ही लॉन्च होना है। ठीक है, क्योंकि जो होप मिशन है, होप मिशन का पर्पज़ यह है कि हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं देश के, उनको पहले से तैयार करके चलना मून मिशन के लिए, मार्स मिशन के लिए। उनका जो दिमाग है वो पहले से रेडी हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख के अंदर में सोकर वाला रीजन जो है ना, इसका टेरेन भी वैसा ही है। ठीक है, ड्राई वेदर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका जो उबड़ खाबड़ जगह है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा यहाँ पर मंगल ग्रह पर है। तो हमने यहाँ पर एक रीजन को चुना है, भीड़ भाड़ वहाँ पर है नहीं, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। तो हम रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं ताकि एक हैबिट पहले से डेवलप हो जाए, यानी इंसान मार्स में पहुँचे तो उसको लगे कि यार हम ये ऐसा जो एनवायरनमेंट है वो देख चुके हैं पहले भी, तो वो इस चीज़ के प्रति थोड़ा हैबिचुअल रहे। तो इसकी प्रैक्टिस चल रही है होप मिशन के तहत। याद रखना प्रश्न बन सकता है, होप मिशन कौन से स्टेट के अंदर में किया गया है, लद्दाख के अंदर में। और होप की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। लद्दाख में कौन सी जगह है जहाँ पर ये स्टेशन लगाया जा रहा है, वो है सोकर रीजन। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स कल हमने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। ये कल का डेटा है तो इसमें हम कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं क्योंकि कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। इसको हम अगला वाला जो वीकली रिवीजन होगा उसमें शामिल करने वाले हैं, है ना। तो आपको याद होगा दोस्तों, जो बेस्ट फीचर्ड फिल्म का अवार्ड मिला है इस बार वो 12th फेल को मिला है। उसके अलावा ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि बेस्ट मेल एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट मेल एक्टर का यहाँ पर अवार्ड विक्रांत मैसी को भी मिला है, बेस्ट फीमेल एक्टर रानी मुखर्जी को अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, कि ये जो फिल्म अवार्ड्स हैं इनकी शुरुआत 1954 में होती है। आज इन फिल्म अवार्ड्स को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल नाम का एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में आता है। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो ये कल वाला है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका रिवीजन से कोई मतलब नहीं। और इसका रिवीजन होगा तो वो हमारे नेक्स्ट वाले वीकली सेशन में होगा। अब इस वीकली सेशन को लेकर अपने कमेंट ज़रूर से मेंशन करना नीचे कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली कैसा लगा।
आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।